चलिए बाबा आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सप्लाई का चैप्टर। आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। सप्लाई का चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर, आ जाइए। सप्लाई का चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो सर सप्लाई का चैप्टर शुरू करने से भी पहले, सप्लाई का चैप्टर शुरू करने से भी पहले आपको एक पॉइंट का रिवीजन करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का पॉइंट। क्योंकि जब भी गुड्स और सर्विस अगर सप्लाई होगा, गुड्स और सर्विस अगर सप्लाई होगा तो ही जीएसटी इंपोज किया जा सकता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? समझ लीजिए मेरे पास एक फोन है, जस्ट बिकॉज मेरे पास एक फोन है क्या आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो? नहीं बाबा। अगर मेरे पास एक फोन है और उसके साथ मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूं तो ही उस पर जीएसटी इंपोज किया जा सकता है। तो हमें वो एक्टिविटी को समझना है जिसके होने के कारण जीएसटी इंपोज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला पॉइंट समझ लेते हैं जो बोलता है गुड्स और सर्विस का पॉइंट। आ जाइए बाबा गुड्स एंड सर्विस के बारे में समझते हैं। ये गुड्स क्या होता है और ये सर्विस क्या होता है। सर गुड्स का डेफिनेशन अगर आप बात करोगे तो दिया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 52 में। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 52 में सर गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी मूवेबल होगा वो गुड्स होगा। सर ग्लास मूवेबल है, हाँ गुड्स है। फोन मूवेबल है, गुड्स है। लेकिन सर गुड्स का मूवेबल का डेफिनेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन जीएसटी एक्ट में नहीं दिया गया है। तो हम जनरल क्लॉजेस एक्ट में जाके देखते हैं मूवेबल का मतलब क्या होता है। और अगर आप जनरल क्लॉजेस एक्ट में जाओगे और मूवेबल का डेफिनेशन देखोगे तो वो बोलता है जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है। तो सर हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट में इमूवेबल का डेफिनेशन देखा और इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन बोलता है कि सर चार चीजें इमूवेबल होती है। हमेशा याद रखिएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन जब आप देखते हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है कि सर लैंड अगर है तो वो इमूवेबल है। अगर लैंड से कोई बेनिफिट हो रहा है, अगर लैंड से कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो भी इमूवेबल है। उसके बाद थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जो भी चीजें लैंड, सर एक सेकेंड, अगर मेरे पास कोई लैंड है तो लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर ये लैंड से कोई बेनिफिट हो रहा है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर सर लैंड पे एक ट्री अटैच्ड है सर वो भी इमूवेबल है। सर अगर कोई बिल्डिंग बना दिया मैंने वो भी इमूवेबल है। और उसके बाद बोला गया है एनीथिंग परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच, मतलब समझ लीजिए ये लैंड में जो बिल्डिंग है इसके ऊपर मैंने एक टेलीकम्युनिकेशन टावर परमानेंटली लगा दिया। सर समझ लीजिए मैंने एक प्रोजेक्टर फिट करा दिया परमानेंटली, मैंने समझ लीजिए एक एसी लगवा दिया परमानेंटली। हमेशा याद रखिएगा लैंड इज इमूवेबल। एनीथिंग, एनी बेनिफिट आउट ऑफ लैंड इज इमूवेबल। एनीथिंग अटैच टू द अर्थ इज इमूवेबल। और ये जो अटैच्ड है इसको भी अगर आपने कुछ परमानेंटली अटैच कर दिया वो भी इमूवेबल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी गुड्स नहीं होगा क्योंकि गुड्स का मतलब होता है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी मूवेबल है वो गुड्स है। इमूवेबल को छोड़ के सब कुछ मूवेबल होता है और मूवेबल होगा तो गुड्स होगा। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी। हनी मनी कभी भी गुड्स नहीं होगा। तो अगर आपने किसी को 1000 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट का सर 500 रुपए का नोट दिया तो सर वो मनी है लेकिन मनी इज नॉट गुड्स। याद रखिएगा ऐसा नहीं है 100 रुपए का नोट दे रहे हो, 1000 रुपए का, 500 रुपए का नोट दे रहे हो और सर उसमें रुक रुक बिल काट के देता हूं। सर मनी इज नॉट गुड्स। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ऑल्दो मनी मूवेबल होता है लेकिन सर मनी इज नॉट गुड्स। मनी सर इंडियन लीगल टेंडर हो, आईएनआर हो, चाहे फॉरेन करेंसी, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस और एनी इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया है और जब भी उसको आप यूज करते हो फॉर सेटलिंग एन ऑब्लिगेशन तो उसे मनी बोला जाता है एंड मनी इज नॉट गुड्स। और एक बात याद रखिएगा, लेकिन मनी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, अकबर के जमाने के कोई कॉइन्स है आपके पास, पुराने कॉइन जो अभी सर्कुलेशन में नहीं है आपके पास, वो है, वो पहले मनी हुआ करते थे, अब वो मनी नहीं है, उन्हें अभी गुड्स टर्म किया जाएगा क्योंकि वो अभी मनी नहीं है। मनी को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर किया गया है। और एक बात याद रखिएगा, मनी में कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो बैंक्स वगैरह इशू करते हैं वो भी मनी के डेफिनेशन में आता है। सर गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। याद रखिएगा मनी और सिक्योरिटीज। गुड्स क्या होता है? जो भी मूवेबल है वो गुड्स है। इमूवेबल प्रॉपर्टी 4 होता है, उनको छोड़ के सब मूवेबल है और गुड्स है। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी और सिक्योरिटीज को छोड़ के, सिक्योरिटीज मतलब शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट इन शेयर, इंटरेस्ट इन शेयर जो आपके पास है, सारा सिक्योरिटीज
गुड की डेफिनेशन से बाहर है। उसके बाद बोला गया है एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, शॉर्टकट में बोल देता हूं, एनी क्लेम जिसके लिए आप एक्शन ले सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आपका अगर कोई भी राइट टू रिसीव है, आपके पास राइट टू रिसीव इंश्योरेंस अमाउंट है, समझ लीजिए राइट टू रिसीव जो है, अगर आप किसी को देते हो तो आप गुड्स दे रहे हो उसे। सर अगर समझ लीजिए अरियर्स ऑफ रेंट आना है किससे, वो अरियर्स ऑफ रेंट जो आपका राइट टू रिसीव है वो एक्शनेबल क्लेम है, अगर किसी को दोगे तो आप गुड्स दे रहे हो किसी को। सर मैं लॉटरी जीत गया और लॉटरी का जो प्राइज मनी है वो मुझे मिलना है, तो सर लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग ये सारा एक्शनेबल क्लेम है। चलिए यहां एक कनेक्ट करता हूं, सप्लाई का जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, सारे एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन सर सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आता, क्योंकि शेड्यूल 3 जब आप पढ़ोगे, तो शेड्यूल 3 में बोला गया है एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को जीएसटी से बाहर कर दिया है। तो सर अगर आपका कोई राइट टू रिसीव है लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को छोड़ के कोई और, समझ लीजिए इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आना है, कोई अरियर्स ऑफ रेंट वगैरह आना है, उसको अगर आप किसी को दे देते हो तो सर वो गुड्स जरूर होगा, लेकिन उस ट्रांजेक्शन पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद आता है सर गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी, मनी को बाहर किया है, सिक्योरिटीज को बाहर किया है, एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन में रखा है बट सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर किया गया है अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को। ठीक है सर। उसके बाद ग्रोइंग क्रॉप्स, एक बात याद रखिएगा, अगर पेड़ लगा हुआ है, कोई भी क्रॉप्स वगैरह उगा हुआ है, तो सर क्रॉप्स तो अटैच टू द अर्थ है, इमूवेबल है, लेकिन अगर आपने उसको काट दिया बिफोर सप्लाइंग, या अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बोला काट के सप्लाई कर दूंगा, तो सर आपने इमेजिन कर लिया कि वो कटने वाला है, तो वो लैंड से सेपरेट हो जाएगा और वो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। यही बोला गया है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed, मतलब काट दिया जाएगा बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, तो सर वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बोला, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी मूवेबल है वो गुड्स है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, ये दोनों गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। उसके बाद बोला गया है एक्शनेबल क्लेम गुड्स है। उसके बाद बोला गया कोई भी ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, अगर आपने अलग कर दिया अर्थ से तो सर अब वो मूवेबल हो गया, और मूवेबल हो गया तो वो गुड्स हो गया। उसके बाद आता है सर्विसेज। सर सर्विस का मतलब क्या होता है, सर्विस का मतलब होता है एनीथिंग, कुछ भी अदर देन गुड्स, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस है, लैंड, बिल्डिंग जो अटैच टू द अर्थ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, लेकिन सर्विस की डेफिनेशन में कवर कर लिया। सर्विस बोलता है एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर कर लिया सर्विस में, एनीथिंग अदर देन गुड्स is service. Money and securities, बाबा money thing, anything other than goods, other than money and securities, मतलब money and securities हमेशा याद रखिएगा, money and securities are neither goods nor service। उसके बाद एक पॉइंट बोला गया है but includes activities relating to the use of money। सुन लीजिए, what do you mean by activities relating to use of money? अगर आपने किसी को पैसा यूज करने दिया है, पैसा इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, लेकिन पैसा यूज करने देना उसके पीछे एक एक्टिविटी है, आप किसी को पैसा यूज करने दे रहे हो, दैट एक्टिविटी ऑफ गिविंग मनी टू यूज, वो एक सर्विस होता है जिसके बदले आप सामने वाले पर्सन से इंटरेस्ट लेते हो। और याद है एग्जम्पशन का चैप्टर, बाबा लिंकिंग तो बोलना पड़ेगा, एग्जम्पशन का चैप्टर में एंट्री नंबर 27 आएगा जो बोलेगा इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है, लेकिन सर इंटरेस्ट इज अ सर्विस का एक्टिविटी, लेकिन इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं आता। गिविंग मनी टू यूज और इंटरेस्ट लेना, सर्विस एक्टिविटी है, लेकिन जीएसटी नहीं आता क्योंकि एग्जेम्प्टेड है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी इज कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैंने बैंक को चेक दिया, बैंक ने मुझे डीडी दिया, एक फॉर्म ऑफ मनी, बाबा ये रहे सारे फॉर्म ऑफ मनी, ये रहे सारे फॉर्म्स ऑफ मनी। मैंने बैंक को कैश दिया, बैंक ने मुझे डीडी दिया, एक फॉर्म लेके दूसरा फॉर्म दिया, उसके लिए बैंक ने मुझसे 100 रुपए लिए, तो जो एक्टिविटी बैंक ने की है वो सर्विस एक्टिविटी है, चाहे कैश और डीडी दोनों ही मनी है। मनी इज नाइदर गुड्स नॉट सर्विस, लेकिन मनी के पीछे वाला एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग वन फॉर्म टू अनदर इज अ सर्विस एक्टिविटी। उसके बाद कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अनदर, मैंने बैंक को दिया डॉलर, बैंक ने मुझे दिया आईएनआर, बैंक को दिया डॉलर, बैंक ने दिया आईएनआर, कन्वर्टिंग वन करेंसी टू अनदर। बैंक ने अगर मुझसे 10 रुपए भी लिए हैं तो बैंक ने जो सर्विस किया है वो एक सर्विस एक्टिविटी है। उसके बाद डेनोमिनेशन टू अनदर, अगर एक डेनोमिनेशन से दूसरे डेनोमिनेशन, मैंने बैंक को 2000 रुपए दिया या एक फ्रेंड को 2000 रुपए दिए और उसने मुझे 100 के नोट दिए और 10 रुपए मुझसे चार्ज कर लिए, तो कन्वर्टिंग वन डेनोमिनेशन टू अनदर, सर वो जो मुझे कन्वर्ट करके दे रहा है वो सर्विस एक्टिविटी है जिसके
जिसके लिए उसने मुझसे अगर एक सेपरेट कंसिडरेशन लिया है तो ही वो एक सर्विस एक्टिविटी होगा। तो सर सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्विस का मतलब होता है एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब इमोरल प्रॉपर्टी सर्विस है। मनी एंड सिक्योरिटीज आर नाइदर गुड्स नॉट सर्विस। उसके बाद बोला गया अगर आपने किसी को पैसा यूज करने दिया है वो भी सर्विस है। और उसके बाद बोला गया है इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन डेनोमिनेशन टू अनदर, वन करेंसी टू अनदर, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन अगर सामने वाला पार्टी ले रहा है आपसे तो उसने आपको सर्विस दिया है कन्वर्जन का सर्विस, तो सर वो एक सर्विस का एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मैं गया एक दुकानदार को बोला अंकल अंकल ये लीजिए 2000 का नोट, 100 का नोट दे दीजिए। उसने मुझे 100 का नोट दे दिया बट मेरे से कुछ पैसा नहीं लिया, तो वहां कोई सर्विस नहीं है। क्योंकि क्योंकि उसके लिए क्या बोल रहा है ये, अगर उसने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया तो वो सर्विस एक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि सेपरेट कंसिडरेशन लेना जरूरी है। उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन आता है जो बोलता है जो ये शेर खान मोतीलाल ओसवाल वगैरह क्या करते हैं सर, पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, शेयर बेचना खरीदना करते हैं, तो सर शेयर्स पे तो जीएसटी नहीं आता, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नालायक, वो जो शेयर्स लेना बेचना उसके पीछे का जो एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों के लिए डीमैट मेंटेन करते हो, कमीशन लेते हो, ब्रोकरेज लेते हो, वो एक सर्विस एक्टिविटी है। तो यही बोला गया है एक सर्विस इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, डीमैट चार्जेस, ब्रोकरेज, पोर्टफोलियो मेंटेनेंस चार्जेस, कमीशन वगैरह जो आपसे चार्ज किया जाता है भाई शेर खान मोतीलाल ओसवाल वगैरह। सो सर वो एक सर्विस एक्टिविटी है। सिक्योरिटीज और मनी इज नाइदर गुड्स नॉट सर्विस, बट उनके पीछे का जो एक्टिविटी है वो एक सर्विस एक्टिविटी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक छोटा सा नोट लिखा है मैंने डिराइवेटिव्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बोल देता हूं। डिराइवेटिव्स हमेशा याद रखिएगा, डिराइवेटिव्स क्या होता है? एक डिराइवेटिव एक सिक्योरिटी होता है एंड सिक्योरिटीज आर नाइदर गुड्स नॉट सर्विस, लेकिन डिराइवेटिव डिराइव करता है अपना वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, अब समझ लीजिए डिराइवेटिव का जो अंडरलाइंग एसेट है वो गोल्ड है, और जब सेटलमेंट होना था मैंने एक्चुअली गोल्ड अपने फ्रेंड को दिया, तो जब एक्चुअली देखिए डिराइवेटिव में क्या होता है, ऑन द सेटलमेंट डेट नेट सेटलमेंट होता है। अगर नेट सेटलमेंट हुआ तो डिराइवेटिव इज सिक्योरिटीज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट नाइदर गुड्स नॉट सर्विस। ठीक है सर, सिक्योरिटीज। लेकिन अगर डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें आपने सेटलमेंट डेट पे एक्चुअली गुड्स दिए अपने फ्रेंड पार्टी को, तो याद रखिएगा अगर गुड्स दिए हैं तो सर उस पे तो जीएसटी आएगा। लेकिन सर जनरली डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में नेट सेटलमेंट होता है, और नेट सेटलमेंट अगर होता है तो डिराइवेटिव्स आर सिक्योरिटीज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, नो जीएसटी एट ऑल। लेकिन सर अगर डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें नेट सेटलमेंट नहीं हो रहा है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो रहा है, तो इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और उस पे जीएसटी आएगा। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। सर यही पॉइंट मैंने यहां लिखा है। उसके बाद एक छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिसको भी मैंने यहां इंक्लूड कर दिया ताकि बच्चों का यही खत्म हो जाए। सर सेल ऑफ डिबेंचर्स याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक नहीं बोले कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ गुड्स हुआ है इन डिराइवेटिव्स, तब तक हमेशा यही सोचेगा डिराइवेटिव्स आर सिक्योरिटीज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, नो जीएसटी। उसके बाद आगे बोला गया है सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड। सर अगर लैंड को बेचा जाता है, लैंड इज ए सर्विस, लैंड इज इमोरल प्रॉपर्टी एंड इमोरल प्रॉपर्टीज आर सर्विस। याद रखिएगा हमेशा लैंड क्या है, इमोरल प्रॉपर्टी, और इमोरल प्रॉपर्टी हमेशा सर्विस होती है। लेकिन सर जब आप सप्लाई का चैप्टर पढ़ोगे ना, लैंड होती तो सर्विस है, लेकिन लैंड को बेचने पे सर उसको शेड्यूल 3 से बाहर कर दिया गया है, मतलब सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। लैंड के बेचने पे कोई जीएसटी नहीं आता। उसके बाद आता है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने बैंक को 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया बैंक में जाके, सर कैश बैंक को दिया है, कैश इज नाइदर गुड्स, कैश इज मनी एंड मनी इज नाइदर गुड्स नॉट सर्विस, जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद हाउसिंग लोन, बैंक ने आपको 1 करोड़ रुपए दिया, जो बैंक ने आपको 1 करोड़ रुपए का लोन दिया है, लोन इज मनी एंड मनी इज नाइदर गुड्स नॉट सर्विस। लेकिन लोन जब आपको बैंक ने दिया, वो लोन के पीछे बैंक ने आपसे इंटरेस्ट लिया, तो जो लोन आपको दिया है, लोन जो 1 करोड़ अमाउंट है, दैट इज नाइदर गुड्स नॉट सर्विस। ठीक है, लेकिन लोन के पीछे जो सर्विस एक्टिविटी है बाबा, जिसके लिए बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, दैट इज डेफिनेटली ए सर्विस। यस सर, पॉइंट क्लियर है। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, इट्स ए सर्विस। लेकिन सर एक बात याद रखिएगा, एग्जम्पशन चैप्टर में बोला गया है इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। राइट सर, यहां तक पॉइंट क्लियर है, 100% क्लैरिटी। कैन वी गो अहेड एवरीवन? चलें आगे, क्लियर है?
चलिए, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आता है यहां पे जो बोलता है पीएसएलसी के बारे में। चलिए पीएसएलसी की बात कर देता हूं सर, पीएसएलसी की बात कर देता हूं। पीएसएलसी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, पीएसएलसी होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। सर पीएसएलसी सर्टिफिकेट्स के बारे में क्या सर्कुलर है, सुन लीजिए सर, समझ लीजिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और ये आईसीआईसीआई बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक। सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक को बेसिकली समझ लीजिए आरबीआई ने बोला है कि आपका जो लोन पोर्टफोलियो है आपको मिनिमम 20% लोन एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा। कितना लोन देना पड़ेगा एग्रीकल्चर को सर? 20% ऑफ योर लोन पोर्टफोलियो आपको एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा। अब क्या किया सर, एसबीआई ने 15%, एसबीआई ने 25% ऑफ देयर लोन दिया है एग्रीकल्चर को, लेकिन आईसीआईसीआई ने सिर्फ 15% लोन दिया है एग्रीकल्चर को। मतलब आईसीआईसीआई ने डिफॉल्ट कर दिया है यहां पे। अगर आप देखोगे आईसीआईसीआई का डिफॉल्ट हो गया है, लेकिन एसबीआई ने 20% की जगह 25% लोन दे रखा है एग्रीकल्चर को। ठीक है सर, अब यहां क्या हुआ, अब सुनिए, यहां पे 5% जो लोन है, 5% जो लोन है वो एक्स्ट्रा दिया है एसबीआई ने, किसको? एग्रीकल्चर को। और एसबीआई क्या कर सकती है, ये लोन का जो अमाउंट है इसका एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट बना के सर किसको दिया जा सकता है? एसबीआई आईसीआईसीआई को बेच सकती है। तो एसबीआई क्या करेगी, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट ई कुबेर जो आरबीआई की एक वेबसाइट है उस पर जाएगी और इस ई कुबेर वेबसाइट पे इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट के अमाउंट, मतलब वो जो सर्टिफिकेट बनाया है और 5% ऑफ द अमाउंट, वो सर्टिफिकेट बेसिकली आईसीआईसीआई को बेच देगी। और यहां आईसीआईसीआई का 5% ऐड हो गया, तो सर आईसीआईसीआई का लोन पोर्टफोलियो में भी 20% का लोन टू एग्रीकल्चर आ गया। अब ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट बेचे जाते हैं ये ई कुबेर पोर्टल पे बेचे जाते हैं। अब ई कुबेर पोर्टल पे जब ये सर्टिफिकेट बेचा गया तो कुछ बैंक्स ने बोला कि सर जैसे सिक्योरिटीज बिकती हैं ऑनलाइन, वैसे हमने भी ई कुबेर वेबसाइट पे अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट बेचा है। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट सिक्योरिटीज है और जीएसटी नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने बोला नालायक, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट इवन दो ई कुबेर की पोर्टल पे बिक रहा है, ये सिक्योरिटीज नहीं है, ये गुड्स है। और गुड्स की ट्रांजेक्शन पे सर पीएसएलसी क्या है? गुड्स है। और गुड्स की ट्रांजेक्शन पे जीएसटी आएगा, आएगा और आएगा। उसके बाद गवर्नमेंट को, उसके बाद और बैंक ने बोला सर जब ये पीएसएलसी सर्टिफिकेट हमने ई कुबेर वेबसाइट पे बेचा है तो हम तो नहीं जानते कि खरीदने वाला कौन है, हमें नहीं पता कि खरीदने वाला कौन है, क्योंकि हम तो ई कुबेर की वेबसाइट पे गए और बेच दिए, हमें नहीं पता सामने वाली पार्टी कौन है, एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलता। अब सर जब हमें पता ही नहीं है तो हम सीजीएसटी चार्ज करें, एसजीएसटी चार्ज करें या आईजीएसटी चार्ज करें? तो वहां गवर्नमेंट ने बोला जब भी कंफ्यूजन हो बेटा कोई बात नहीं, हमारे पास आ, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला हमारे पास आ जा, इंटरस्टेट आईजीएसटी चार्ज कर देना। आर वी क्लियर एवरीवन? यस सर, पॉइंट क्लियर है। सुन लीजिए, सिंपल सा पॉइंट है, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जब भी एक बैंक ऑनलाइन बेचता है ऑन द ई कुबेर वेबसाइट, पीएसएलसी हमेशा गुड्स होती हैं, उनका ट्रांजैक्शन को इंटरस्टेट हमेशा मानना है और उस ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी आएगा। यही पॉइंट है यहां पे, पीएसएलसीज आर नॉट सिक्योरिटीज एंड टैक्सेबल एज गुड्स। जब भी ई कुबेर की वेबसाइट पे बेचा जाता है नेचर ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट मानना है और आईजीएसटी शैल बी पेएबल। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मेरा गुड्स एंड सर्विस का जो चार्ट है उसका डिस्कशन क्लोज होता है, सी ग्रेडेड चार्ट है, लेकिन सर फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सर गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन नहीं आया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसमें एक छोटा सा पॉइंट है, सी ग्रेडेड, ध्यान रख लीजिएगा पीएसएलसी सर्टिफिकेट के बारे में। राइट एवरीवन, यहां मेरा गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। आ जाइए आगे बढ़ेंगे, स्कोप ऑफ सप्लाई आ जाइए। चलिए अब सप्लाई का चैप्टर पढ़ लेते हैं। सप्लाई के चार्ट में आ जाइए, फटाफट सप्लाई के चार्ट में आ जाइए। सर सप्लाई सुन लीजिए, जब आप सप्लाई पढ़ते हो उससे पहले एक क्विक लिंकिंग ले लीजिए। आ जाइए, एक लिंकिंग ले लेते हैं। सर जब भी गुड्स और सर्विस सप्लाई किया जाएगा, गुड्स एंड सर्विस सप्लाई किया जाएगा तो सर जीएसटी लेवी हो जाएगा, मतलब जीएसटी इंपोज कर दिया जाएगा। तो पहले हमने आज पढ़ लिया गुड्स एंड सर्विस। गुड्स सेक्शन नंबर 252, सर्विसेज सेक्शन नंबर 2102 में डिफाइंड है। सर गुड्स किस में डिफाइंड है? गुड्स 252 में डिफाइंड है। सर्विसेज किस में डिफाइंड है? 2102 में डिफाइंड है। मैंने अभी अभी आपको पढ़ा दिया है गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन। अब गुड्स एंड सर्विस, मेरे पास एक मोबाइल फोन है। सर ये मोबाइल फोन क्या है? मोबाइल फोन गुड्स है। सर मोबाइल प्रॉपर्टी है, गुड्स है। अब जस्ट बिकॉज मेरे पास एक मोबाइल फोन है क्या आप जीएसटी लगा सकते हो? नहीं सर, मोबाइल फोन आपके पास है, जीएसटी लगाने के लिए कुछ तो करोगे उसके साथ, बेचोगे, ट्रांसफर करोगे, एक्सचेंज करोगे, कुछ तो करोगे। वो जो कुछ तो करोगे, कुछ तो करना
को जीएसटी में डिफाइन किया गया है एज सप्लाई। जब भी आप गुड्स और सर्विस को सप्लाई करोगे तो जीएसटी लेवी हो जाएगा। मैं सो रहा हूं खराटे मार के, ठीक है, अब मैं खराटे मार के सो रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, घर में बैठा हूं, आराम से सो रहा हूं, क्या गवर्नमेंट मेरे ऊपर जीएसटी लगा सकती है? याद रखिएगा, जीएसटी लगाने के लिए एक्टिविटी होना जरूरी है। और सर अगर सर्विस सप्लाई किया, उस एक्टिविटी को बोला जाता है सप्लाई, अगर मैंने सप्लाई किया तो ही जीएसटी लेवी होगा। यही बोला गया है, गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई होगा तो जीएसटी लेवी होगा। सप्लाई के चैप्टर में हम सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। आ जाइए चार्ट बुक में। सर ये क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 7.1, सेक्शन नंबर 7.1 बोलता है कि अगर एक एक्टिविटी सेक्शन नंबर 7.1A या सर सेक्शन नंबर 7.1AA या सर सेक्शन नंबर 7.1B या सर सेक्शन नंबर 7.1C में फॉल हो रही है, अगर एक एक्टिविटी सेक्शन नंबर 7.1A, AA, B और C में फॉल हो रही है, तो सर वो एक्टिविटी सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल हो रही है, उस पे जीएसटी लेवी हो जाएगा। ठीक है सर। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला अगर सेक्शन नंबर 7.1 में एक एक्टिविटी फॉल हो रही है तो उस एक्टिविटी को आप सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे या सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे। तो यहां गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्दर सेक्शन नंबर 7.1A में लिख दिया कि सर अगर एक एक्टिविटी सेक्शन नंबर 7.1A, AA, बी या सी में सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। यह बोला गया है सेक्शन नंबर 7.1A में। सेक्शन नंबर 7.1A बोलता है जा बेटा जा, शेड्यूल 2 देख ले, और शेड्यूल 2 में हम आपको बताएंगे कि वो जो एक्टिविटी सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ गुड्स की एक्टिविटी मानी जाएगी या सप्लाई ऑफ सर्विस की एक्टिविटी मानी जाएगी। उसके बाद सर अगर एक एक्टिविटी सेक्शन नंबर 7.1 में सप्लाई है भी, फिर भी गवर्नमेंट के पास पावर है इन सेक्शन नंबर 7.2 टू एक्सक्लूड, सेक्शन नंबर 7.2 में गवर्नमेंट एक्सक्लूड कर सकती है और वो एक्टिविटी को बोल सकती है गवर्नमेंट इवन दो सप्लाई में फॉल हो रहा है फिर भी इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है और इस पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर। तो मैंने आपको क्या बोला, सेक्शन नंबर 7.1, सेक्शन नंबर 7.1 आपको देखना है कि एक एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं। उसके बाद आपको देखना है सेक्शन नंबर 7.1A जो बोलता है कि अगर एक एक्टिविटी सप्लाई है तो फर्दर वो एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 7.1A में। उसके बाद सेक्शन नंबर 7.2 आता है जो बोलता है एक्टिविटी चाहे सप्लाई हो फिर भी उस एक्टिविटी को अगर गवर्नमेंट को बाहर करना हो जीएसटी से तो सर सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर करने के लिए गवर्नमेंट उसे सेक्शन नंबर 7.2 में डाल सकती है। उसके बाद एक सेक्शन नंबर 7.3 आता है, टोटल बकवास। चलिए आ जाइए सेक्शन नंबर 7.1 समझते हैं। सेक्शन नंबर 7.1 में पीपल, सेक्शन नंबर 7.1 में 4 पार्ट है। सेक्शन नंबर 7.1A, AA, B एंड C। क्या बोलिए मेरे साथ, सेक्शन नंबर 7.1A, AA, B एंड C। चलिए पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 7.1A। सेक्शन नंबर 7.1A क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 7.1A बोलता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, सारे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, चाहे आप उसे कोई भी नाम दे दीजिए सर, चाहे आप उसे नाम दीजिए STBELRLD। सर ये क्या है बाबा, आ जाइए निमोनिक शीट में, STBELRLD। तो सर चाहे आप उसे नाम दीजिए सेल, सर मैंने तो सेल किया है सप्लाई में आ गया। सर मैंने तो सिर्फ ट्रांसफर किया था एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, सप्लाई में आ गया। सर मैंने तो बार्टर किया था, फोन देके पुराना समझ, मैंने आपको क्लास दिया, आपने मुझे गोल्ड चेन दे दी। सर हमने तो सिर्फ बार्टर किया था, गवर्नमेंट ने एक्सचेंज किया, लीज किया, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल। गवर्नमेंट बोलता है सर चाहे आप सेल करो, ट्रांसफर करो, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, कुछ भी करो, हमेशा याद रखिएगा वो जीएसटी के डेफिनेशन में आ जाएगा अगर आपने उसको फॉर ए कंसीडरेशन किया है एंड इन दी कोर्स मतलब बिजनेस के दौरान या फर्दरेंस मतलब एक्सपांशन, एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए आपने किया है तो सर वो एक सप्लाई की एक्टिविटी है। तो सेक्शन नंबर 7.1A क्या बोला कि सर आपको अगर एक चीज को सप्लाई बोलना है तो तीन चीजें पहले देखनी पड़ेंगी। सेक्शन नंबर 7.1A बोलता है इट शुड बी ए फॉर्म, चाहे कैसा भी फॉर्म हो, सेल बोल ले, ट्रांसफर बोल ले, एक्सचेंज बोल ले, लीज बोल ले, रेंटल बोल ले, लाइसेंस बोल ले। सर मैंने तो गुड्स लाइसेंस, मैंने तो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस दिया है वो भी इंक्लूड है। सर मैंने तो सामान डिस्पोज किया है वो भी इंक्लूड है। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, लाइसेंस और डिस्पोजल, सारी एक्टिविटीज चाहे कोई भी नाम दीजिए, आप इस प्यार को आप कोई भी नाम दीजिए, सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड है अगर फॉर ए कंसीडरेशन आपने किया है एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 7.1AA आता है। तो सर सेक्शन नंबर 7.1A का एक एग्जांपल दीजिए। समझ लीजिए मैं ऑडी का शोरूम हूं, मैंने एक कार बेची, कार इज गुड्स, सर बेची, सेल,
फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया, सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया। तो सेल है, फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो सर सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 71AA जो बोलता है पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, आई को काटा हुआ है, मतलब अदर देन इंडिविजुअल, समझ लीजिए क्लब है, एक एसोसिएशन है। अब क्या गवर्नमेंट बोलना चाह रही है? गवर्नमेंट यहां बोलना चाहती है क्लब है और क्लब में बहुत सारे मेंबर्स है। अब क्लब क्या करती है? अपने मेंबर्स के लिए कुछ एक्टिविटीज करती है और मेंबर से जो भी खर्चा होता है वो मेंबर से बांट के ले लिया जाता है। करेक्ट, क्लब का यही काम होता है। हमने एक क्लब बनाया, समझ लीजिए रमेश सोनी क्लब, ठीक है। तो जब एक क्लब बनाया जाता है तो क्लब में क्या होता है? मेंबर्स के बेनिफिट के लिए क्लब में मेंबर से पैसा लिया जाता है और मेंबर्स के ऊपर ही खर्चा किया जाता है। तो बेसिकली मैंने ही अपने ऊपर खर्चा किया है। तो सर एक कोलकाता क्लब लिमिटेड का केस आया था, जहां पे कोलकाता क्लब लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्विस टैक्स का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर क्लब और मेंबर अलग तो है नहीं, मेंबर्स ही तो क्लब है, मेंबर्स ने तो मिलकर क्लब बनाया है, अपने लिए खुद ही खर्चा करना, ये सर्विस टैक्स नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी में हमें जीएसटी तो चाहिए, और इसीलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 71AA इंसर्ट कर दिया और बोला क्लब और मेंबर्स ऑफ द क्लब अलग अलग है। जब भी क्लब मेंबर्स को सर्विस देगी और पैसा कलेक्ट करेगी, या कोई भी गुड्स देगी और पैसा कलेक्ट करेगी, या मेंबर्स कोई भी एक्टिविटी करेंगे क्लब के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा दोनों सेपरेट है। सर एनी एक्टिविटी बिटवीन देम को सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लगेगा, लेकिन दैट एक्टिविटी हैज टू बी फॉर ए कंसीडरेशन। यही बोला गया पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। अगर अपने पर्सन अदर देन इंडिविजुअल मतलब क्लब हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, कोई भी अदर देन इंडिविजुअल अगर अपने मेंबर्स को सप्लाई कर रहा है, सर कोई भी एक्टिविटी उन दोनों के बीच में हो रही है, सर इन दोनों को हमेशा सेपरेट पर्सन माना जाएगा। और सर यहां लेकिन ध्यान रखिएगा कैश, डेफर्ड पेमेंट या वैल्यूएबल कंसीडरेशन होना चाहिए, तभी सप्लाई बोला जाएगा। मैं सिंपल से बोलता हूं आपको, क्लब है और मेंबर्स है, क्लब मेंबर्स को अगर कोई भी सप्लाई कर रही है, कोई भी एक्टिविटीज कर रही है उनके लिए और उनसे पैसा ले रही है, तो ये दोनों को सेपरेट मानते हुए जीएसटी उस एक्टिविटी के ऊपर लगाया जाएगा। मेंबर्स ने क्लब के लिए कुछ एक्टिविटी कर दी तो उस एक्टिविटी पे भी जीएसटी लगाया जाएगा, लेकिन इट हैज टू बी फॉर ए कंसीडरेशन। आर वी ऑल 100% क्लियर? जल्दी जल्दी हेड्सअप दीजिए, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। आ जाइए इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में। सर सेक्शन नंबर 71 ने बोला ऑल फॉर्म्स फॉर ए कंसीडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लाई है। सर सेक्शन नंबर 71AA बोला मेंबर्स के बारे में, मेंबर्स और क्लब के बारे में, दोनों सेपरेट है और दोनों के बीच में जो एक्टिविटी होगी उस पर जीएसटी अगर फॉर ए कंसीडरेशन है तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद आता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस जो होता है उसका पहले आपको डेफिनेशन याद रखना चाहिए। मेरे को लगता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का डेफिनेशन आना चाहिए। सर याद क्या रखना है? सुनिए, इंपोर्टेशन सप्लायर इंडिया के बाहर है, रिसिपिएंट इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया में है तो सर उसे हम इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बोलेंगे। क्या सर? लोकेशन ऑफ सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। क्या है? फिर से बोलिए मेरे साथ। सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, तो सर हम उसे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बोलेंगे। और इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस जब भी फॉर ए कंसीडरेशन होगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर फॉर ए कंसीडरेशन है, बिजनेस के दौरान है चाहे नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है, दोनों को ही सप्लाई बोला जाएगा और दोनों पे जीएसटी लगेगा। इट इज टैक्सेबल। अब सुनिए इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। मैंने समझ लीजिए कोई इंटीरियर डिजाइनर का सर्विस लिया है, इंटीरियर डिजाइनर, सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया, इंटीरियर डिजाइनिंग इंडिया में हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आया और सर फॉर ए कंसीडरेशन मैंने सर्विस लिया है। समझ लीजिए इंटीरियर डिजाइनर का सर्विस फॉर माई बिजनेस लिया है, तो सर ये सप्लाई तो है, ये सप्लाई है और मुझे जीएसटी देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। मी बिजनेस एक्टिविटी, मेरा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है लेकिन मैंने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया है, मेरे कारण किसी और ने इंडिया में सर्विस दे दी, तो सर मुझे जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ेगा। सर रजिस्टर्ड नहीं हूं तो बेटा रजिस्ट्रेशन ले और जीएसटी अंडर आरसीएम दे। लेकिन सर समझ लीजिए मेरी वाइफ ने घर के लिए इंटीरियर डेकोरेटर का सर्विसेज लिया है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस नॉन बिजनेस पर्पस है, सप्लाई है, जीएसटी आना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला अब घर घर घुस के थोड़ी देखेंगे कि उन्होंने जीएसटी दिया है नहीं दिया है। गवर्नमेंट ने बोला नॉन बिजनेस एंटिटीज के लिए एग्जेम्प्ट कर देते हैं। यही बोला गया यहां पे कि सर अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया है, फॉर ए कंसीडरेशन किया है, बिजनेस है तो सप्लाई है, जीएसटी बिजनेस एंटिटी अंडर आरसीएम देगी। लेकिन सर
अगर नॉन बिजनेस पर्पस है तो भी सप्लाई है, टैक्सेबल है, लेकिन उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है, एग्जेम्प्टेड। गवर्नमेंट ने बोला इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हुआ है, समझ लीजिए एक एडवोकेट का सर्विस है, मैंने बिजनेस एक्टिविटी के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए लिया है, तो भी वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, सप्लाई है, जीएसटी मुझे बिजनेस मैन को जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ेगा। मैंने एक एडवोकेट का सर्विस लिया फॉर माय पर्सनल पर्पस, तो गवर्नमेंट बोलता है पर्सनल पर्पस के लिए अगर आपने लिया है तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस नॉन बिजनेस पर्पस है, सप्लाई है, जीएसटी आना चाहिए। लेकिन जब आप एग्जाम्पशन का चैप्टर पढ़ोगे उधर लिखा गया है उस पे आपको जीएसटी अंडर आरसीएम देने की जरूरत नहीं है, इसको एग्जाम किया है गया है आईजीएसटी का एग्जाम्पशन जब आप पढ़ोगे उधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब सुनिए, अगर आपने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया है, समझ लीजिए ओआईडीआर सर्विस अगर है तो क्या होगा सर, हमेशा याद रखिएगा अगर ओआईडीआर सर्विसेज है, अगर एक्सेप्शन एक यहां पे गवर्नमेंट ने कर्व आउट कर दिया कि ओआईडीआर सर्विसेज अगर है और ओआईडीआर सर्विसेज अगर इंडिया के बाहर से कोई दे रहा है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस कब होगा, जब सप्लायर इंडिया के बाहर होगा। नेटफ्लिक्स समझ लीजिए यूएस में है और नेटफ्लिक्स ने इंडिया में मुझे क्या किया, नेटफ्लिक्स ने सर्विसेज दिया। सुनिए, अब आप जो नेटफ्लिक्स से सर्विसेज लेते हो क्या आप जीएसटी अंडर आरसीएम दोगे? नहीं देंगे, और सर उसको तो एग्जाम किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन कर्व आउट किया और बोला जब भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस दी जाएंगी इंडिया के बाहर से टू एन एनटीओआर। सर ये एनटीओआर कौन होता है? एनटीओआर बेसिकली जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप देखोगे एनटीओआर का मतलब होता है कोई भी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, अनरजिस्टर्ड पर्सन, सर जो बेसिकली ओआईडीआर सर्विसेज ले रहा है फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। समझ लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, इंडिया के बाहर से एक गेम डाउनलोड कर लिया, इंडिया के बाहर का ओआईडीआर था, उसने उधर से एक गेम डाउनलोड कर लिया, तो आपको क्या लगता है छोटा बच्चा जीएसटी देगा? तो गवर्नमेंट ने बोला इस केस में हम एग्जाम भी नहीं चाहते हैं क्योंकि इंडिया में ओआईडीआर सर्विसेज ह्यूजली आ रही हैं एंड हेंस ओआईडीआर सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ओआईडीआर इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। सुन लीजिए फिर से बोल रहा हूं, सेक्शन नंबर 71 ए क्या बोला, ऑल फॉर्म्स फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। सेक्शन नंबर 71 बी क्या बोला सर, सेक्शन नंबर 71 डबल ए क्या बोला, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल मेंबर्स को जब भी कोई मेंबर्स के साथ कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मेंबर्स और क्लब वगैरह को हमेशा सेपरेट कंसीडर किया जाएगा और उस पे उसको भी सप्लाई की डेफिनेशन में लाया गया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 71 बी आया, सेक्शन नंबर 71 बी क्या बोला, इंपोर्टेशन। सेक्शन नंबर 71 बी बात किया इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के बारे में फॉर ए कंसीडरेशन। अगर आपने बिजनेस पर्पस किया तो भी सप्लाई है, नॉन बिजनेस पर्पस किया तो भी सप्लाई है। बिजनेस पर्पस में आप जीएसटी अंडर आरसीएम देते हो, लेकिन नॉन बिजनेस पर्पस को एग्जाम किया गया है, लेकिन ये एग्जाम्पशन अप्लाई नहीं होगा अगर आपने ओआईडीआर सर्विसेज लिया है। तो ओआईडीआर सर्विसेज के केस में गवर्नमेंट ने बोला अगर इंडिया के बाहर से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस दिया जा रहा है एनटीओआर को, एनटीओआर कौन होता है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो बेसिकली ओआईडीआर सर्विसेज नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ले रहा है। समझ लीजिए मेरी वाइफ है घर पे, मेरी वाइफ ने क्या किया, इंडिया के बाहर से नेटफ्लिक्स का सर्विसेज लिया है। अब नेटफ्लिक्स की सर्विसेज पे क्या वो जीएसटी अंडर आरसीएम देगी? गवर्नमेंट ने बोला लेकिन ओआईडीआर सर्विसेज तो इंडिया में ह्यूजली आ रहे हैं, जीएसटी तो छोड़ा नहीं जा सकता, एंड हेंस गवर्नमेंट ने बोला ओआईडीआर बेटा तू रजिस्ट्रेशन ले, जीएसटी कलेक्ट कर और गवर्नमेंट को पे कर। आर वी ऑल 100% क्लियर? कैन वी गो अहेड एवरीवन? क्या सेक्शन नंबर 71 बी तक 100% क्लियर है? चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेक्शन नंबर 71 सी। अभी तक हमने कर लिया है सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 में हमने सेक्शन नंबर 71 ए किया, ए किया, उसके बाद हमने बी किया, अब हम करेंगे सेक्शन नंबर 71 सी। सेक्शन नंबर 71 सी क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 71 सी बोलता है कि सर कुछ एक्टिविटी, बेसिकली 4 एक्टिविटी जो शेड्यूल 1 में बोली गई हैं, अगर उन एक्टिविटीज को विदाउट कंसीडरेशन करोगे तो भी उसे सप्लाई माना जाएगा, ये बोला गया है सेक्शन नंबर 71 सी में। देखिए ये तीनों एक्टिविटीज तो ओनली फॉर ए कंसीडरेशन अगर होगा तो ही सप्लाई में फॉल होएगा, लेकिन सर ये जो सेक्शन नंबर 71 सी है इसमें उन्होंने सर ये बोला कि शेड्यूल 1 में जाइए, शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज को बाबा सुन लीजिए, जो बच्चे नहीं सुन रहे हैं प्लीज क्लास में सुन लीजिए, उसके बाद नहीं समझ में आएगा फिर बोलोगे सर रिपीट कर दो। सुनिए, सेक्शन नंबर 71 सी में शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज दी हुई है, उन चार एक्टिविटीज को
अगर आप विदाउट कंसिडरेशन करोगे तो भी उसे सप्लाई माना जाएगा। एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उसे सप्लाई माना जाएगा। नंबर 1 आता है PTDOBA। अब बच्चा बोलेगा सर ये PTDOBA क्या है, रुकिए यहां पे डाला है क्या, नहीं डाला होगा तो भी मैं आपको बोल देता हूं, सुनिए सर। PTDOBA सर, ये PTDOBA क्या है? परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट, अगर कोई परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोज किया जा रहा है ऑफ बिजनेस एसेट, अगर कोई बिजनेस एसेट है उसका परमानेंट डिस्पोजल अगर हो रहा है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी अवेल्ड ऑन सच एसेट, मतलब अगर आपने कोई बिजनेस एसेट है जिसका आपने परमानेंट डिस्पोजल किया है और उस पर आपने आईटीसी लिया है, तो सर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो शैल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। सर एक एग्जांपल दीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। मैं एक मेडिसिन कंपनी हूं, मैंने क्या किया, मैंने थर्मोमीटर खरीदा, मैं एक मेडिसिन कंपनी हूं, फार्मास्यूटिकल कंपनी हूं, मैंने थर्मोमीटर खरीदा, थर्मोमीटर खरीदते हुए उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। अब सुनिए, अगर मैं थर्मोमीटर को सेल करता हूं तो वो सेक्शन नंबर 71A में आ जाता है, लेकिन सर समझ लीजिए मैंने उसको चैरिटी के लिए उन थर्मोमीटर्स को डोनेट कर दिया, तो सर ये हो गया परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, जिसपे आपने आईटीसी लिया था, आपने दिया थर्मोमीटर, थर्मोमीटर आपने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज कर दिया, सुन लीजिए, परमानेंटली आपने ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज कर दिया, आपने थर्मोमीटर पे ही आईटीसी लिया था, यस सर, तो गवर्नमेंट बोलता है इस एक्टिविटी को हम सप्लाई बोलेंगे अंडर सेक्शन नंबर 71C और इस पे जीएसटी आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, समझ लीजिए मैंने पाउडर खरीदा मेडिसिन बनाने के लिए, मैं एक फार्मा कंपनी हूं, मैंने मेडिसिन बनाने के लिए पाउडर खरीदा। अब पाउडर से मैंने क्या किया, मेडिसिन बना लिया। अब इन मेडिसिन को अगर मैं बेचता हूं तो 71A, बेचने पे तो 71A, लेकिन सर समझ लीजिए मैंने इन मेडिसिन को फ्री में चैरिटी के लिए दे दिया, तो ये ऑल्दो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट है, लेकिन इट इज नॉट दैट एसेट। आपने मेडिसिन फ्री में दिया है, आईटीसी आपने पाउडर के ऊपर लिया था, तो गवर्नमेंट बोलता है आईटीसी हैज टू बी अवेल्ड ऑन सच एसेट। जो खरीदा उसी को अगर परमानेंटली डिस्पोज किया है, जो खरीदा आईटीसी लिया, परमानेंटली अगर उसी आइटम को डिस्पोज किया है तो सप्लाई बनता है। खरीदा थर्मोमीटर, आईटीसी लिया और थर्मोमीटर को अगर फ्री में दे दिया तो सर वो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट है जिसपे आपने आईटीसी लिया था और वो सप्लाई होगा। अगर आपने पाउडर पे आईटीसी लिया, मेडिसिन बनाया और मेडिसिन को फ्री में दिया, तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट तो है, लेकिन इट इज नॉट दैट बिजनेस एसेट जिस पे आपने आईटीसी लिया था। आईटीसी आपने पाउडर पे लिया था, मेडिसिन आपने फ्री में दिया है, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इस पे सप्लाई की डेफिनेशन में ये नहीं आएगा। सेक्शन नंबर 71C इसको कवर नहीं करता है, क्योंकि 71C उसी को कवर करता है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड ऑन सच एसेट। खरीदा शर्ट, आईटीसी लिया, शर्ट फ्री में दे दिया, कवर होगा 71C में। खरीदा कपड़ा, बनाया शर्ट, शर्ट फ्री में दे दिया, नहीं होगा कवर 71C में। अगर 71C में कवर्ड है तो सप्लाई है, आईटीसी आपके पास बना रहेगा। अगर 71C में कवर्ड नहीं है तो सप्लाई नहीं है। अगर सप्लाई नहीं है तो आपका आईटीसी भी उतना लिमिट तक ब्लॉक हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट 100% क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक मार्जिनल स्कीम का बात हो रहा है, अवेलेबल ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल हेल्ड एज कैपिटल एसेट। सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपने अपने बिजनेस में एक टेलीविजन खरीदा, समझ लीजिए 1 लाख रुपए का टेलीविजन था, आपने 10,000 रुपए का जीएसटी दिया, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट 10,000 रुपए का ले लिया। अब सुन लीजिए, अब समझ लीजिए आपने ये टेलीविजन को बेच दिया, आपने ये टेलीविजन को अगर सेल किया, समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपए का टेलीविजन यूज करते हुए 70,000 में सेल किया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जीएसटी किस अमाउंट पे आएगा, जल्दी बोलिए। अगर आपने यूज करते हुए पुराना हो गया, आपका बिजनेस एसेट था, ये आपने बिजनेस में एक टेलीविजन खरीदा था, अब यूज करते हुए कुछ दिन बाद उस बिजनेस एसेट को, कैपिटल एसेट था आपके बिजनेस का, आपने उसको यूज करते हुए 70,000 में बेच दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, सेल किया, सेक्शन नंबर 71A आया,
अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो एसेट आपने बेचा इस पे जीएसटी किस अमाउंट पे आएगा? सर 70,000 जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी पे जीएसटी आएगा। लेकिन अब ये चीज में एक एक्सेप्शन गवर्नमेंट ने कर्व आउट किया है विथ रेस्पेक्ट टू मोटर व्हीकल। सुन लीजिए, विथ रेस्पेक्ट टू मोटर व्हीकल गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन कर्व आउट किया है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है यहां पे? गवर्नमेंट ने बोला अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते हैं, मोटर व्हीकल पे जनरली आईटीसी अलाउड नहीं रहता है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला आपने एक मोटर व्हीकल खरीदा, समझ लीजिए मैंने एक मोटर व्हीकल 10 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है। 10 लाख रुपए में खरीदने के बाद मैंने उसका आईटीसी तो लिया नहीं, ठीक है सर। उसको मैंने क्या किया? डेप्रिशिएट किया। अब डेप्रिशिएट करने के बाद आज मेरा वैल्यू उसका 7 लाख रुपीस मेरे पास वैल्यू रह गया है। अब मैंने क्या किया? इस एसेट को बेच दिया। अब मैंने जब इस एसेट को, जो मोटर व्हीकल था, मोटर व्हीकल का बात हो रहा है, अब मोटर व्हीकल को जब मैंने बेच दिया तो बेचा मैंने, समझ लीजिए 8 लाख रुपए में। क्या आप मुझे बता सकते हैं मोटर व्हीकल के केस में 8 लाख रुपए में अगर बेचा है, जीएसटी किस अमाउंट पे आएगा? जल्दी बताइए। अगर मैंने 8 लाख रुपए में बेच दिया है, जीएसटी किस अमाउंट पे आएगा? बता दीजिए फटाफट। सर इस केस में याद रखिएगा, मोटर व्हीकल का केस में इन्होंने एक एक्सेप्शन कर्व आउट किया है और बोला है मोटर व्हीकल मार्जिनल स्कीम लगेगा ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल हेल्ड एज कैपिटल एसेट। अगर आपके बिजनेस में आपने कोई मोटर व्हीकल रखा है जो कैपिटल एसेट था आपका बिजनेस का, उसका रिटर्न डाउन वैल्यू 7 लाख है और आपने 8 लाख में अगर बेच दिया तो सर 8 लाख माइनस, देखिए जनरली आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही जीएसटी लगता है, हमेशा याद रखिएगा, जनरली ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही जीएसटी लगता है। लेकिन मोटर व्हीकल का केस में हमेशा डेप्रिशिएटेड वैल्यू और सेल वैल्यू जो होता है उसके बीच का जो डिफरेंस है 1 लाख रुपीस आपका मार्जिन है जो आपने प्रॉफिट कमाया है, उसी के ऊपर आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। डन सर, ये पॉइंट क्लियर है। अब मैं इधर एक छोटा सा और पॉइंट बोल देता हूं जो बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, बोल देता हूं, सुन लीजिए। जब भी आप मोटर व्हीकल खरीदते हो, समझ लीजिए 10 लाख रुपए का मोटर व्हीकल खरीदा, आईटीसी तो ब्लॉक था, ठीक है। अब मैंने इस मोटर व्हीकल को क्या किया? सेल नहीं किया। इस मोटर व्हीकल को मैंने सेल नहीं किया, इस मोटर व्हीकल को मैंने फ्री में चैरिटी में दे दिया, फ्री में अपने फ्रेंड को दे दिया। क्या ये सेक्शन नंबर 71C में कवर होगा? क्या इसे परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड बोला जा सकता है? नहीं सर, मोटर व्हीकल पे जब हमने आईटीसी नहीं लिया है तो ये सेक्शन नंबर 71C में कवर भी नहीं होगा और ये सप्लाई में आएगा ही नहीं। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को 100% क्लियर है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा, कोई भी और कैपिटल एसेट अगर आपका बिजनेस का था और आपने उसे बेचा तो सर उस पे हमेशा जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे आएगा। मोटर व्हीकल अगर आपने मोटर व्हीकल अगर आपने बेचा तो सर मार्जिन पे जीएसटी आएगा। अगर मोटर व्हीकल आपने फ्री में दे दिया, मोटर व्हीकल पे आपने आईटीसी लिया ही नहीं, क्यों जनरली ब्लॉक्ड होता है, तो सर जब फ्री में दे दिया तो सर क्योंकि उस पे आईटीसी लिया ही नहीं था, ऑल्दो ये परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट है लेकिन आईटीसी नहीं लिया था, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको सेक्शन नंबर 71C में एक पॉइंट अभी पढ़ा दिया। सेक्शन नंबर 71C में मैंने आपको क्या पॉइंट पढ़ाया? 71C में फर्स्ट पैराग्राफ बोला परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जिसपे आपने आईटीसी लिया था, जिसपे आईटीसी लिया उसी को परमानेंटली डिस्पोज किया, सप्लाई होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिमेनिंग रहेगा आपके पास। अगर सप्लाई में नहीं आया, परमानेंटली डिस्पोज किया लेकिन वो सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आया, 71C में नहीं आया, तो याद रखिएगा आईटीसी भी ब्लॉक्ड हो जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 71C में शेड्यूल 1 में 71C रेड विद शेड्यूल 1 ऐसे लिख के आइएगा, क्लास होना चाहिए एग्जाम में जब लिखो आप शेड्यूल 1 सेक्शन नंबर 71C रेड विद शेड्यूल 1 लिखने का एक मैनर होता है, लिखने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए सर। सेकंड पैराग्राफ जो है वो क्या बोल रहा है? सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चलिए समझ लेते हैं कि ये रिलेटेड पर्सन कौन होता है। बाबा रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन जब आप जीएसटी में देखते हो तो जीएसटी में रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये रहा, बहुत इजी डेफिनेशन है, सुनिए सर। रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन है स्कोप प्लस फैमिली प्लस सोल एजेंट। सर ये स्कोप क्या होता है? एज फॉर शेयर्स, हमेशा याद रखिएगा शेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25% इन बोथ ऑफ देम। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर अगर आप शेयर्स की बात करो, समझ लीजिए ये ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड और ए लिमिटेड अगर सी लिमिटेड दोनों में 25% या उससे ज्यादा अगर शेयर्स होल्ड करती है तो सर एक बात बताइए मुझे, ये दोनों का रिलेटेड पर्सन नहीं होगा, ये दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं होगा, ए एंड बी, ए एंड सी रिलेटेड नहीं होगा। यहां बोल रहा है अगर मैं दो लोगों में 25% शेयर होल्ड करता हूं तो सर दोनों रिलेटेड हो जाएंगे, ये बोला गया है। सुन लीजिए, ये दोनों
इन दोनों को रिलेटेड पर्सन बोला गया है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। शेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25% इन बोथ बोथ बोथ। अगर दो आदमी में, दो आदमी नहीं मतलब दो कंपनी में, समझ लीजिए मैंने 25% शेयर होल्ड किया है, तो ये दोनों रिलेटेड माने जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे स्कोप का सी होता है कंट्रोल। सर ये कंट्रोल क्या होता है? उदय सेठी कंट्रोल। चल सुनिए कंट्रोल क्या होता है समझ लीजिए। यहां पे एक बी लिमिटेड कंपनी है। बी लिमिटेड कंपनी अगर सी लिमिटेड कंपनी को कंट्रोल करती है। सर कंट्रोल कैसे याद रखे एग्जाम में? बाबा देखिए कंट्रोल का डेफिनेशन तो नहीं दिया हुआ है जीएसटी एक्ट में, लेकिन आप ऐसे पकड़ लीजिए होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी। 51% अगर आप शेयर होल्ड कर रहे हो एक कंपनी में, तो समझ लीजिए बी लिमिटेड अगर होल्ड कर रही है सी लिमिटेड का 51% शेयर, तो होल्डिंग कंपनी बन गई और बी लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है। बिकॉज बी लिमिटेड इज कंट्रोलिंग सी लिमिटेड, बी और सी कंट्रोल रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। कंट्रोल 51% शेयर के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, समझ लीजिए सी लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है, तो भी बी एंड सी रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। मैं अपनी वाइफ को कंट्रोल कर रहा हूं या मेरी वाइफ मुझे कंट्रोल कर रही है, हम दोनों रिलेटेड पर्सन हैं। ठीक है सर, कंट्रोल का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको कंट्रोल के बारे में बोलता हूं। समझ लीजिए ए लिमिटेड है और यहां बी लिमिटेड है और यहां सी लिमिटेड है। ठीक है सर, अब ए लिमिटेड क्या करता है? बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल मतलब एटलीस्ट 51% शेयर होल्ड कर रहा है, तो ए और बी रिलेटेड पर्सन हो गया। हाँ सर, अब ए लिमिटेड क्या कर रहा है? सी लिमिटेड को भी कंट्रोल कर रहा है। तो सर बिकॉज ऑफ द कंट्रोल, एक सी को कंट्रोल कर रहा है, ये भी रिलेटेड पर्सन हो गए। तो ए और बी भी रिलेटेड है और सी भी रिलेटेड है, क्योंकि ये कॉमन कंट्रोल है, ये दोनों भी रिलेटेड पर्सन हो गए। ध्यान रखिएगा हमेशा, बिकॉज ऑफ ए कॉमन कंट्रोल ये दोनों भी रिलेटेड। वो दोनों तो रिलेटेड है ही, बिकॉज ऑफ ए कॉमन कंट्रोल। ए बी को कंट्रोल कर रहा है, रिलेटेड। बी कंट्रोल कर रहा है सी को, वो भी रिलेटेड। सर ए और सी, ए एंड बी दोनों रिलेटेड, एंड बिकॉज ऑफ ए कॉमन कंट्रोल हम दोनों भी रिलेटेड। ठीक है सर, अब पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, समझ लीजिए यहां बी लिमिटेड है और यहां सी लिमिटेड है। अब बी लिमिटेड क्या कर रहा है? डी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है। बी लिमिटेड क्या कर रहा है? डी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है, तो बी और डी रिलेटेड पर्सन हो गया। अब सी लिमिटेड अगर डी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है, तो सर सी एंड डी भी रिलेटेड पर्सन हो गया यहां पे। तो सर क्योंकि ये दोनों इस एक आदमी को कॉमन, एक आदमी को कंट्रोल कर रहा है, दो जन मिलके, तो ये दोनों भी रिलेटेड पर्सन बोले जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कैसे सर। मैं समझ लीजिए मैं अपनी वाइफ को कंट्रोल कर रहा हूं या मेरी वाइफ मुझे कंट्रोल कर रही है। बी लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है या सी लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, बी एंड सी रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है सर, समझ लीजिए मेरे पापा मेरे को भी कंट्रोल करते हैं, मेरी वाइफ को भी कंट्रोल करते हैं, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को भी कंट्रोल कर रहा है, ए लिमिटेड सी लिमिटेड को भी कंट्रोल कर रहा है। अगर ऐसा भी होता है तो भी ये दोनों रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब समझ लीजिए मैं और मेरी वाइफ मेरे बच्चे को कंट्रोल करते हैं, तो मैं और मेरी वाइफ रिलेटेड है। तो बी लिमिटेड अगर डी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, सी लिमिटेड अगर डी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, तो सर ये दोनों भी रिलेटेड है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है। ए लिमिटेड बी और सी को कंट्रोल कर रहा है, ये दोनों तो रिलेटेड है, ये इधर भी रिलेटेड हो जाएगा। बी सी को, सी बी को, तो भी रिलेटेड हो गया। सी बी एंड सी अगर डी को कंट्रोल कर रहे हैं तो भी बी एंड सी रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा कंट्रोल के बारे में। एस फॉर शेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25% इन बोथ ऑफ देम। ठीक है सर, उसके बाद सी फॉर कंट्रोल, यस। उसके बाद ओ फॉर ऑफिसर और डायरेक्टर। मैं राम श्याम लिमिटेड में डायरेक्टर, श्याम राम लिमिटेड में डायरेक्टर, श्याम राम लिमिटेड में, राम श्याम लिमिटेड में, तो राम एंड श्याम रिलेटेड हो गए। मतलब हम दोनों अगर एक दूसरे के बिजनेस में डायरेक्टर या ऑफिसर है तो हम दोनों रिलेटेड पर्सन है। यही बोला गया ऑफिसर और डायरेक्टर्स ऑफ ईच अदर बिजनेस। उसके बाद बोला गया पार्टनर्स। अगर बिजनेस में पार्टनर्स है तो पार्टनर्स हमेशा रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय हमेशा रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। चलिए बोलिए फटाफट मुझे कि सर रिलेटेड पर्सन कौन होता है? स्कोप, एस फॉर शेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25% इन बोथ ऑफ देम, तो सर ये दोनों रिलेटेड हो जाएंगे। कंट्रोल के कारण भी रिलेटेड होता है। कंट्रोल हमेशा याद रखिएगा 51% शेयर होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिलेशन। ठीक है सर, ओ फॉर ऑफिसर और डायरेक्टर, पी फॉर पार्टनर्स, ई फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय हमेशा रिलेटेड पर्सन होते हैं। उसके बाद बोला गया है स्कोप प्लस फैमिली। हमेशा याद रखिएगा आपकी जो फैमिली है, फैमिली में बोला गया है सर फैमिली होता है एससी सुप्रीम कोर्ट और पीजीबीएस। एस फॉर सर स्पाउस, मेरी वाइफ या वाइफ के लिए हस्बैंड या चिल्ड्रेन। हमेशा याद रखिएगा आपकी स्पाउस और चिल्ड्रेन, आपकी या आपका स्पाउस और चिल्ड्रेन हमेशा आपके रिलेटेड पर्सन होते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, हमेशा रिलेटेड पर्सन है। उसके अलावा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रो एंड सिस, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, अगर वो आप पे
डिपेंडेंट है तो ही रिलेटेड है, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो सर वो आपके रिलेटेड पर्सन नहीं है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो हमेशा याद रखिएगा रिलेटेड पर्सन में पहला आता है स्कोप, उसके बाद आता है फैमिली, फैमिली में आता है सुप्रीम कोर्ट, मेरी स्पाउस, मेरे चिल्ड्रन, हमेशा मेरे रिलेटेड पर्सन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिलेटेड पर्सन। पीजीबीएस, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर, अगर मुझ पे डिपेंडेंट है तो रिलेटेड है, अदरवाइज रिलेटेड नहीं है। उसके बाद एसए सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपका अगर कोई है, सोल मतलब एक, इंडिया में हर एक स्टेट में एक एक नहीं बाबा, सोल मतलब एक, वाइफ एक ही होती है सोल, ठीक है, सोल मतलब एक, अक्रॉस इंडिया एक ही अगर आपका एजेंट है तो सर सोल एजेंट इज ऑल्सो योर रिलेटेड पर्सन। ठीक है सर, उसके बाद क्या बोल रहा है ये बोल रहा है अगर कोई सप्लाई हो रहा है बिटवीन रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन मतलब स्कोप प्लस फैमिली प्लस सोल एजेंट। हमेशा याद रखिएगा अगर कोई रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फॉर एन एग्जांपल सुनिए, मैं साड़ी के बिजनेस में हूं, मैंने साड़ियां खरीदी, साड़ियों का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, अब मैंने क्या किया, एक साड़ी मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दिया, तो सर इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस मैंने वो गिफ्ट दिया है, क्योंकि मैंने जब साड़ियां खरीदी उन पे इनपुट टैक्स रेट ले चुका हूं, तो अगर मैंने वो साड़ी दी तो वो सर मेरे सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि इट्स ए नॉट परमानेंट ट्रांसफर, उसमें नहीं डालोगे आप, क्योंकि ये मोर स्पेसिफिक है, इसमें डालोगे आप कि रिलेटेड पर्सन को दिया है, इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस दिया है, और सर इस पे जीएसटी आएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आगे आता है, तो सर अगर समझ लीजिए वाइफ को एक साड़ी गिफ्ट करना है, क्या आप साड़ी भी नहीं गिफ्ट कर सकते? बेटा ले ले साड़ी, बाजार से खरीद ले, बिजनेस के दौरान मत खरीद, इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह मत ले, वो तेरे बिजनेस के दौरान नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला हम आपको रोमांस करने से नहीं रोक रहे, हम बोल रहे हैं साड़ी खरीदो, इनपुट टैक्स क्रेडिट मत ले बेटा, उसको इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस मत कर। बाकी आप सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन हो, अगर वो इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस ही नहीं है, मैंने एक साड़ी खरीदी, उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया, अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, कोई सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इट हैज टू बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर इट टू बी सप्लाई, पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन कवर नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, सर डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है? सेम स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना, मेरे पैन नंबर के अंदर 2 रजिस्ट्रेशन ले लिया, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन, एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन, मेरे पैन के अंदर दूसरे स्टेट में और एक रजिस्ट्रेशन, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। एक स्टेट में रजिस्टर्ड, दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं हूं, सर कर्नाटका में मैं पढ़ाता हूं, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन है, तमिलनाडु समझ लीजिए नेबर स्टेट है, मैं वहां जाके अल्कोहल का मेरा एक ठेका है, ठेके का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो भी दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा सेम स्टेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन डिस्टिंक्ट पर्सन, एक स्टेट रजिस्टर्ड दूसरे स्टेट भी रजिस्टर्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, एक स्टेट रजिस्टर्ड दूसरे स्टेट नॉट रजिस्टर्ड भी डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाता है। और याद रखिएगा हमेशा डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो हमेशा सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन होना चाहिए इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको सप्लाई की डेफिनेशन में डाला गया है। अब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में ई जब आप पढ़ोगे तो आपके एम्प्लॉय हमेशा आपके रिलेटेड पर्सन है, आपके एम्प्लॉय हमेशा आपके रिलेटेड पर्सन है। समझ लीजिए दिवाली का मौका था, मैंने क्या किया, एम्प्लॉयज को एक 2-2 हजार रुपए का शर्ट सारे एम्प्लॉयज को दे दिया। गवर्नमेंट बोल रहा है अगर आप एम्प्लॉयज को कोई भी गिफ्ट देते हो अप टू 50,000 पर एनम, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। हमेशा याद रखिएगा पर एनम, पर एम्प्लॉय अगर 50,000 रुपए तक का गिफ्ट दिया है तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब अगर वो सप्लाई नहीं है तो उसका आईटीसी भी आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। लेकिन सर अगर 50,000 के ऊपर का गिफ्ट एक एम्प्लॉय को दे दिया, 55,000 का समझ लिया आईपैड खरीदा, एम्प्लॉय को दे दिया, पूरा का पूरा अमाउंट सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। 55,000 का जो आपने आईपैड दिया है सर उस पे जीएसटी भी लगेगा और उसका आपको आईटीसी भी मिलेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। तो गिफ्ट टू एम्प्लॉय अप टू 50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय इज एक्सेप्शन, अदरवाइज हमेशा याद रखिएगा अगर 50,000 क्रॉस हो गया तो जीएसटी लगेगा, अगर जीएसटी लगेगा तो आईटीसी भी मिलेगा, अगर जीएसटी नहीं लगेगा तो आईटीसी भी ब्लॉक। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक सर्कुलर आता है जो बोलता है इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेयंस क्रेन्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। सर ये क्या है, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेयंस और क्रेन्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन? सुनिए अब क्या हुआ था, इधर एक ऑफिसर बोला, समझ लीजिए एक एसआरएस ट्रैवल है, एसआरएस ट्रैवल कर्नाटका, ठीक है सर, ये एक एसआरएस ट्रैवल है और ये महाराष्ट्र एसआरएस ट्रैवल है, ये दोनों रजिस्टर्ड है, तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है एसआरएस ट्रैवल का दोनों स्टेट में। तो सर ये दोनों हो गए डिस्टिंक्ट पर्सन, ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। ठीक है सर, अब सुनिए अब क्या हुआ, अब समझ लीजिए एसआरएस ट्रैवल का एक बस था, ठीक है सर। अब इन्होंने क्या किया, बस में ड्राइवर को बिठाया, ठीक है सर, पैसेंजर्स को बिठाया और बस में
पैसेंजर्स वगैरह को भी बैठा दीजिए सर। हाँ, और बस यहां से चली गई, एक डिस्टिंक्ट पर्सन से अलग डिस्टिंक्ट पर्सन के पास बस चली गई। अब एक ऑफिसर बोला, जब बस जो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स है, एक डिस्टिंक्ट पर्सन से दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन के पास जा रही है, बिजनेस के दौरान जा रही है, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। ऑफिसर बोला, जब बस सुबह जा रही है, एक डिस्टिंक्ट पर्सन से दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को गई, सर जीएसटी आएगा। वापस आई शाम को तो जीएसटी आएगा। तो गवर्नमेंट बोला ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, एंड हेंस गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया कि सर, क्या क्लैरिफिकेशन इशू किया, इंटरस्टेट मूवमेंट अगर कन्वेंस का हो रहा है, रिक्स का हो रहा है, क्रेन्स वगैरह का हो रहा है, तो सर इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी नहीं आएगा। जो ये बस है, बस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर हुआ है, समझ लीजिए एक डिस्टिंक्ट पर्सन ने दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई सर्विस दिया है, ट्रक था, वो ट्रक के माध्यम से समझ लीजिए मैंने कोई सर्विस दिया अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर्सन को, तो गवर्नमेंट ने यहां बोला है अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वर्क किया, समझ लीजिए, ठीक है, मैं चलिए इस एग्जांपल को थोड़ा डिफरेंट करता हूं। समझ लीजिए हमारे पास एक ट्रक है, ये ट्रक्स में हमारे पास टूल्स वगैरह है, ठीक है। अब ये जो एसआरएस ट्रैवल का बस है, ये महाराष्ट्र का बस है, एसआरएस ट्रैवल का ही है। अब ये ट्रक अगर कहीं भी रास्ते में बीमार हो जाता है, अगर बीमार हो जाता है, तो हमारी ट्रक जो कर्नाटका ब्रांच की ट्रक है, वो टूल्स वगैरह के साथ जाती है और बीमार बस को रिपेयर कर देती है। अब सुनिए, ये जो ट्रक है ये कर्नाटका ब्रांच की है, ये जो बस है ये महाराष्ट्र ब्रांच की है, तो सर दोनों अलग अलग ब्रांचेस की है। तो सर जब ये ट्रक यहां से महाराष्ट्र ब्रांच के पास जाएगा और रिपेयर सर्विसेज देगा, ट्रक सप्लाइड नहीं है, वही पहला पॉइंट बोल रहा है कि ट्रक सप्लाइड मत मानिएगा, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क जो है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है, उसके ऊपर तो जीएसटी आएगा। लेकिन सर अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क है तो उस पर जीएसटी आएगा। उसके बाद यहां बोला गया है अगर मूवमेंट है फॉर फर्दर सप्लाई तो जीएसटी विल बी ऑलवेज लेविएबल। सर ये फर्दर सप्लाई का मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए ये टाटास का फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या हुआ, ट्रक वगैरह मैन्युफैक्चर हुआ, ये टाटास का शोरूम है, ठीक है सर। अब यहां से ट्रक को क्या करते हैं, शोरूम में भेज दिया जाता है। ये सर महाराष्ट्र में फैक्ट्री रजिस्टर्ड है, ये कर्नाटका में समझ लीजिए शोरूम है। तो सर उनके लिए ये जो ट्रक है दिस इज गुड्स, और सर अगर गुड्स एक डिस्टिंक्ट पर्सन से दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन के पास जा रहा है, इट्स ए सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो सर टाटास के लिए ट्रक, बसेस, ये क्या है, ये सर कन्वेयंस नहीं है, ये गुड्स है, और गुड्स मतलब ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है, और सर ब्रांच ट्रांसफर का केस में तो जीएसटी आएगा। आई होप यहां तक 100% क्लियर है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सेक्शन नंबर 7(1)(c) क्लियर है? क्विकली एक हेड्सअप दीजिए। मैंने 2 पॉइंट बोला है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जिसपे आईटीसी लिया था, सप्लाई माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट मैंने यहां बोला है, सप्लाई अगर रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है, इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो इसको सप्लाई माना जाएगा। और सर अब ये सप्लाई सिंपल सप्लाई माना जाएगा यहां पे, लेकिन एक एक्सेप्शन था, अगर एम्प्लॉयज को कोई भी गिफ्ट वगैरह दिया जा रहा है तो सर अप टू 50,000 सप्लाई नहीं है। अगर सप्लाई नहीं है तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा, अगर सप्लाई है 50,000 का ऊपर का गिफ्ट है तो सप्लाई है तो आईटीसी भी मिलेगा। राइट सर, यहां तक 100% क्लियर है? चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाइए आगे। जो थर्ड पॉइंट है यहां पे बोला गया है, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, अगर कोई भी सप्लाई हो रहा है तो सर विदाउट कंसिडरेशन भी उसे सप्लाई माना जाएगा। सर ये क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं। यहां पे एक सर्कुलर है, सर्कुलर को कवर कराते हुए समझा देता हूं। समझ लीजिए ये एक प्रिंसिपल है, ये एक एजेंट है, और ये सर कस्टमर है। ठीक है सर, ये प्रिंसिपल, ये एजेंट, ये कस्टमर। ठीक है सर, अब सुनिए। अब सर क्या हुआ, समझ लीजिए प्रिंसिपल, अब सुनिए, 2 टाइप के एजेंट होते हैं। एक होता है सेलिंग एजेंट और प्रोक्योरिंग एजेंट, जो बेसिकली कंसाइनमेंट एजेंट बोले जाते हैं, और एक होता है कमीशन एजेंट। सुनिए, समझ लीजिए प्रिंसिपल ने क्या किया, गुड्स दिया कस्टमर को, इनवॉइस भी प्रिंसिपल के नाम पे ही है, कस्टमर ने क्या किया, पेमेंट कर दिया प्रिंसिपल को। अब सुनिए, अब ये बीच में जो बीच वाला बंदा है, ये कौन है, ये कमीशन एजेंट है, जो कस्टमर को, बकरे को पकड़ के लाया था, और इसने क्या किया, इसने डायरेक्टली गुड्स बेचा, इसने डायरेक्टली पेमेंट प्रिंसिपल को कर दिया। लेकिन ये जो बीच में व्यक्ति है, ये अब क्या करेगा, ये इसको फोन करेगा,
सर हमारा कमीशन का क्या हुआ? तो सर ये क्या करेगा, एक इनवॉइस रेज करेगा और इनवॉइस रेज करते हुए इससे क्या करेगा, कमीशन ले लेगा। ये कमीशन एजेंट है, ये ट्रांजैक्शन को 7(1) में कवर नहीं किया गया है। 7(1) में सर फिर किस टाइप के ट्रांजैक्शन को कवर किया गया है मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिए। सेक्शन नंबर 7(1) क्या बोलता है? 7(1) बोलता है प्रिंसिपल ने कुछ गुड्स भेजे, यहां पे कुछ गुड्स भेजे, इसने क्या किया, गुड्स को गोडाउन में रखा। ठीक है सर, गुड्स को गोडाउन में रखा, प्रिंसिपल ने इसको अपना कंसाइनमेंट एजेंट अपॉइंट किया है और बोला कि तू एक काम कर, तू कस्टमर्स को पकड़ और उनको सामान बेच। इनवॉइस ये जो एजेंट है ना, ये अपने नाम पे ही दे रहा है क्योंकि ये कस्टमर एजेंट को जानते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने गुड्स भेजे, इसने गुड्स को क्या किया, गोडाउन में स्टोर करके रखा और आगे क्या किया, इनवॉइस इश्यू करते हुए, अपने ही नाम पे इनवॉइस इश्यू करते हुए गुड्स बेचे। अब ये क्या करेंगे, ये इसको पेमेंट कर देंगे। समझ लीजिए टोटल कलेक्शन 10,000 का हुआ है। 1-2 महीना 6 महीने के बाद ये क्या करेगा, हिसाब लगाएगा। 10,000 रुपए का गुड्स मैंने बेचा है, उससे 2,000 मेरा कमीशन बचता है। गोडाउन लिया था, उसका 2,000 का खर्चा हुआ, मेरा कमीशन वगैरह काटते हुए 6,000 बचते हैं, मैं प्रिंसिपल को दे दूंगा। 2-3 महीना 6 महीने के बाद दे दिया जाता है। गवर्नमेंट बोल रहा है जब ये गुड्स भेजे जाएंगे, भेजने वाली एक्टिविटी को सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट माना जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 7(1)(c। भेजने के समय कोई कंसीडरेशन फिक्स नहीं है। प्रिंसिपल ने बोला तू बेच, जो बचेगा मुझे दे देना कमीशन काट के। तो सर इस एक्टिविटी को प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में सप्लाई माना जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 7(1)(c। सुनिए, प्रिंसिपल ने भेजे गुड्स, मैंने सामने बेचे गुड्स। प्रिंसिपल ने भेजे गुड्स, मैंने सामने बेचे गुड्स। बेचने पे मैंने इनवॉइस अपने नाम पे दिया है और सर पेमेंट कलेक्ट मैं करूंगा। यहां जो प्रिंसिपल ने मेरे को गुड्स भेजे, उस एक्टिविटी को 7(1)(c में सप्लाई माना गया है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है और इसी चीज को 7(1)(c में कवर किया गया है। प्रिंसिपल ने डायरेक्टली इनवॉइस कस्टमर को दिया, कस्टमर ने डायरेक्टली पेमेंट प्रिंसिपल को किया। मैं बीच में बैठा हुआ बंदा ब्रोकर हूं, ब्रोकर को यहां कवर नहीं किया गया है। यहां किसको कवर किया गया है, सेलिंग एजेंट, जो कंसाइनमेंट एजेंट्स होते हैं उनको कवर किया गया है, जो इनवॉइस फर्दर सप्लाई का इनवॉइस अपने नाम पे देते हैं। प्रिंसिपल जब मुझे गुड्स भेजेगा, उस एक्टिविटी को सप्लाई अंडर सेक्शन नंबर 7(1)(c बोला जाएगा, इवन दो भेजने के समय कोई कंसीडरेशन नहीं है। क्या ये पॉइंट 100% क्लियर है? चलिए आगे, जल्दी बोलिए। प्रिंसिपल एजेंट का ये पॉइंट आई होप आप लोगों को 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल ने गुड्स भेजे, मैंने गुड्स सामने बेचे, अपने नाम पे बेचे, तो भेजना ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू द एजेंट सप्लाई माना जाएगा। आई होप यहां पे पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने प्रोक्योरिंग एजेंट को भी कवर किया है। प्रोक्योरिंग एजेंट कौन होता है? प्रोक्योरिंग एजेंट कौन होता है, सुन लीजिए। सर यहां पे समझ लीजिए प्रोक्योरिंग एजेंट कौन होता है, सुनिए। प्रोक्योरिंग एजेंट बोलता है, समझ लीजिए यहां पे एक सप्लायर है, मैंने एजेंट को बोला मुझे एक सप्लायर चाहिए जो मुझे इस टाइप के कैलकुलेटर सप्लाई कर सके, इस टाइप के कैलकुलेटर मुझे सप्लाई कर सके, ऐसे मुझे एक सप्लायर चाहिए। प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को बोला, एजेंट कौन है? प्रोक्योरिंग एजेंट है। वो क्या करता है, सामान यहां से खरीद लेता है। ये जो सप्लायर है ये इनवॉइस इश्यू कर देते हैं इन द नेम ऑफ द एजेंट कि हमने आपको बेच दिया है, और ये क्या करता है, ये सामने गुड्स भेज देता है प्रिंसिपल को, ये गुड्स भेज देता है। तो सर ये जब गुड्स भेजता है ना प्रिंसिपल को, इस एक्टिविटी को भी सेक्शन नंबर 7(1)(c में कवर किया गया है। इस एजेंट को हम प्रोक्योरिंग एजेंट बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। सर अब इस सेम ट्रांजैक्शन में अगर आपको मैं बोलूं कि समझ लीजिए एजेंट ने एक सप्लायर को ढूंढा, अब सप्लायर ने क्या किया, एजेंट ने एक सप्लायर को ढूंढा, सप्लायर ने डायरेक्टली इनवॉइस इशू कर दिया मेरे नाम पे और मैंने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, तो ये कमीशन एजेंट है। कमीशन एजेंट 7(1)(c में कवर्ड नहीं है, हमेशा याद रखिएगा 7(1)(c में कमीशन एजेंट्स कवर्ड नहीं है। कंसाइनमेंट एजेंट, या तो बेचने का इनवॉइस मेरे नाम पे है, तो जब प्रिंसिपल ने मुझे भेजा सप्लाई है, या खरीदा मैंने और सामने प्रिंसिपल को गुड्स ट्रांसफर कर दिए, तो खरीदने का जो इनवॉइस है वो अगर मेरे नाम पे है, मैं एक प्रोक्योरिंग एजेंट हूं, तो सर खरीदने का इनवॉइस अगर सप्लायर ने मेरे नाम पे इशू किया है, तो जब मैं गुड्स प्रिंसिपल को भेजूंगा उस एक्टिविटी को भी सप्लाई बोला जाएगा और मुझे इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 7(1)(c में जो भी पॉइंट्स है आपको ध्यान रखना है, वैल्यूएशन एज पर वैल्यूएशन रूल्स होगा, इवन दो विदाउट कंसीडरेशन।
वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? एज पर वैल्यूएशन रूल। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो सप्लाई है उसको कवर किया गया है। कौन एजेंट? जो एजेंट फर्दर बेचने का इनवॉइस अपने नाम पे देता है या खरीदता है तो इनवॉइस अपने नाम पे लेता है। याद रखना, बेचने का इनवॉइस अपने नाम पे देता है एजेंट, या खरीदने का इनवॉइस अपने नाम पे लेता है तो उस एजेंट के बीच में और उस एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको सप्लाई की डेफिनेशन 71C कवर करती है। आई होप ये 100% क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 71C का शेड्यूल 1 का पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 क्या बोलता है? पैराग्राफ नंबर 4 बोलता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर रिलेटेड पर्सन से कर रहे हो या ओन एस्टैब्लिशमेंट से अगर कर रहे हो, और सर उसके बाद बिजनेस के दौरान कर रहे हो, अगर कंसीडरेशन के बिना कर रहे हो तो भी उसे हम सप्लाई की डेफिनेशन में डाल देंगे। सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस क्या होता है? बोलिए मुझे, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस क्या होता है? जल्दी बोलिए। सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इज इन इंडिया। क्या होता है? सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, तो सर उसे हम इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बोलते हैं। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर है, समझ लीजिए मैंने क्या किया, मेरा बेटा यूएस में आर्किटेक्ट है, मैंने उसको बोला आर्किटेक्चरल डिजाइन बना के भेज दे, और उसने मुझे आर्किटेक्चरल डिजाइन बना के भेज दिया। सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो गया। मेरा बेटा है तो मेरा रिलेटेड पर्सन, सर सन, चिल्ड्रेन, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, हमेशा रिलेटेड पर्सन होगा। सर उसने मुझे पर्सनल पर्पस के लिए भेजा, बिजनेस के दौरान नहीं भेजा। सर इवन दो विदाउट कंसिडरेशन था, लेकिन वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा क्योंकि बिजनेस के दौरान की गई एक्टिविटी हमेशा सप्लाई में आएगी। समझ लीजिए मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा हमारे बिजनेस में एक क्लाइंट है जिसके लिए कंस्ट्रक्शन करना है, उसका एक आर्किटेक्चरल डिजाइन तो बना के भेज दे। सर उसने मुझे भेज दिया तो सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हुआ। सर रिलेटेड पर्सन है मेरा बेटा, बिजनेस के दौरान मुझे चाहिए था, सर्विस मुझे बिजनेस के दौरान ली गई है, और सर कंसीडरेशन नहीं है, यस सर, एंड हेंस सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। बेटा ध्यान रखना, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस रिलेटेड पर्सन से लिया गया, बिजनेस के दौरान लिया गया, विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। उसके बाद आता है ओन एस्टैब्लिशमेंट। चलिए एक एग्जांपल देता हूं ओन एस्टैब्लिशमेंट का। समझ लीजिए मैं इंडिया में हूं, मेरा हेड ऑफिस है यूएस में, और हेड ऑफिस क्या करता है? बिलिंग वगैरह, अकाउंटिंग वगैरह हेड ऑफिस ही करता है। समझ लीजिए कोई क्लाइंट ने कुछ खरीदा यहां पे, तो अकाउंटिंग वगैरह हमारे जो अकाउंटिंग वगैरह है वो ये यूएस का ऑफिस ही करता है। मतलब यूएस का ऑफिस हमें कुछ सर्विसेज दे रहा है इंडिया में, तो सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो गया। ओन एस्टैब्लिशमेंट मतलब हमारा हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस अपना ही है, ओन एस्टैब्लिशमेंट है, और सर बिजनेस के दौरान दी गई सर्विस हमने कंसीडरेशन नहीं भी दिया तो 71B, अगर नहीं दिया तो 71C उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है। इंपोर्ट किया सर्विस, ओन एस्टैब्लिशमेंट से किया हो, रिलेटेड पर्सन से किया हो, बिजनेस के दौरान किया है और विदाउट कंसीडरेशन तो भी सप्लाई में आ जाएगा। विद कंसीडरेशन सर 71B है ना, 71B है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस रिलेटेड पर्सन ओन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस विदाउट कंसीडरेशन आल्सो विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 71A बी एंड सी कंप्लीट। सुनिए सेक्शन नंबर 71A बी और सी में अगर कोई एक्टिविटी फॉल हो रही है तो सप्लाई में फॉल हो गई। अब अगर एक एक्टिविटी सप्लाई में फॉल हो रही है तो आपको सेक्शन नंबर 71A देखना पड़ेगा, कैपिटल ए। सेक्शन नंबर 71 कैपिटल ए जो बोलता है कि सर वो एक्टिविटी अब सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या सप्लाई ऑफ सर्विस। जाइए शेड्यूल 2 देखिए, और शेड्यूल 2 बोलता है ट्रांसफर। अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है, टाइटल इन गुड्स मतलब मैं ओनरशिप किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, समझ लीजिए एक जेसीबी मशीन है, और ये ए बी और सी तीनों ने खरीदा है, ठीक है। अब बी बोल रहा है कि ये जो जॉइंट वेंचर है जिसमें हम जेसीबी मशीन को रेंट आउट वगैरह करते हैं, मैं ये जॉइंट वेंचर में रहना नहीं चाहता, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं जाऊंगा। अब क्या हो रहा है, बी क्या कर रहा है, अपना जो पोर्शन है वो समझ लीजिए डी इनकमिंग पार्टनर है उसको दे रहा है। तो सर बी का भी एक अनडिवाइडेड शेयर है इस मशीन में। ऐसा नहीं है कि बी बोलेगा मैं जाते हुए टायर्स और ये सामने वाला पोर्शन लेके चले जाता हूं। तो वो जो अनडिवाइडेड शेयर है अगर बी किसी को ट्रांसफर करेगा तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं, यही बोला गया है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन फ्यूचर हायर परचेज को हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। मतलब अगर आपने इंस्टॉलमेंट में गाड़ी खरीदी है तो सर इंस्टॉलमेंट में खरीदी है तो इंस्टॉलमेंट में मतलब आपको एक सर्विस दिया गया है प्लस आपको गाड़ी दी गई है, गवर्नमेंट ने बोला इसे हम सप्लाई ऑफ
गुड्स बोलेंगे, कोई टेंशन मत लीजिएगा। गाड़ी इंस्टॉलमेंट में ली है तो भी उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। तो सर पहला पैराग्राफ बोलता है, शेड्यूल 2 का पहला पैराग्राफ बोलता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो रहा है गुड्स होगा। सर अगर आपने राइट इन गुड्स, आपका कोई हक था गुड्स में, उसको ट्रांसफर किया है, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। और उसके बाद बोला गया है अगर फ्यूचर में अगर कोई टाइटल ट्रांसफर हो रहा है हायर परचेज वगैरह के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। उसके बाद आता है लीज टेनेंसी इज मेंट टू ऑक्यूपाई लैंड, लीज लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। हमेशा याद रखिएगा, बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग को लेट आउट करना, लीज वगैरह पे देना हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस है। लैंड एंड बिल्डिंग सर्विस की डेफिनेशन में आता है और उनको लीज लेटिंग आउट करना हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसके बाद एक सर्कुलर है जो टेनेंसी राइट का बात करता है, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम, जिसको हम पगड़ी सिस्टम भी बोलते हैं, वो हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। सर ये थोड़ा सा बोल दीजिए, चलिए मैं बोल देता हूं। समझ लीजिए एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये एक बंदे का रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है सर। इस बंदे के पास मैं गया, इस बंदे के पास रमेश गया और मैंने इसको बोला सर आप मुझे अपना टेनेंसी राइट दे दीजिए। टेनेंसी राइट मतलब मुझे हक दे दीजिए कि मैं आपका टेनेंट रहूंगा लाइफ टाइम और आप वो हक किसी और को नहीं दे सकते। तो इसने मुझे अपना टेनेंसी राइट दे दिया, बोला तू ही मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रहेगा। और इसने मुझे क्या किया, बोला सर 10 लाख रुपए दीजिए। मैंने इसको 10 लाख रुपए दे दिए, इसे हम बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम और टेनेंसी राइट इसने मुझे दे दिए, ठीक है सर। पहला ट्रांजैक्शन हो गया, ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है सर। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं छोड़ के जा रहा था प्रॉपर्टी को, तो मैंने टेनेंसी राइट इसे वापस दे दिए। या समझ लीजिए सुरेश आ रहा था इस प्रॉपर्टी में, तो मैंने क्या किया, टेनेंसी राइट सुरेश को बेच दिए। तो ये भी एक ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट इज ऑल्सो ए सप्लाई ऑफ सर्विस। और मैंने समझ लीजिए आज का वैल्यू ऑफ दैट टेनेंसी राइट समझ लीजिए 10 लाख रुपए सुरेश से ले लिए। डन सर, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का यहां बोलना है कि ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप किसी को टेनेंसी राइट दोगे तो देना टेनेंसी राइट इज ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ सर्विस और उस पर जीएसटी आएगा। यहां भी जीएसटी, यहां भी जीएसटी। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला कि जब भी आप टेनेंसी राइट विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देते हो ना तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सर जब ये फर्दर ट्रांसफर करता है, सर वो तो ये क्या कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थोड़ी दे रहा है, ये तो सामने ट्रांसफर कर रहा है, बिजनेस कर रहा है टेनेंसी राइट में, इस पे जीएसटी आएगा, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन सर ये जो टेनेंसी राइट दिया था इस पे जीएसटी एग्जम्प्टेड रहेगा, ठीक है। अब सुनिए, अब ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है इसका मंथली रेंट भी दिया जाएगा, ये मंथली रेंट भी देगा। ये भी क्या करेगा, ये भी मंथली रेंट भी देगा। ओनर जो है, ओनर को मंथली रेंट भी दिया जाएगा। याद रखिएगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो भी रेंट रिकवर्ड होता है सर उस पे तो जीएसटी एग्जम्प्टेड है, जीएसटी नहीं लगेगा यहां भी और यहां भी नहीं लगेगा। लेकिन टेनेंसी राइट का केस में याद रखिएगा जो आउटगोइंग टेनेंट है, चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का टेनेंसी राइट भी फर्दर ट्रांसफर कर रहा हो, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है और जीएसटी लगेगा, उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं है। एग्जम्पशन सिर्फ यहां मंथली रेंट पे है, मंथली रेंट पे है। और जब टेनेंसी राइट ओनर जब सामने वाले व्यक्ति को देता है तब एग्जम्पशन है अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। सर अगर सेम जगह अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है समझ लीजिए, तो सर क्या होगा, समझ लीजिए एक व्यक्ति है, उसने अपना टेनेंसी राइट अगले बंदे को दिया और सर कमर्शियल प्रॉपर्टी का टेनेंसी राइट दिया है, इसने क्या किया, फर्दर किसी को बेच दिया टेनेंसी राइट, ठीक है सर। अब इसने क्या किया, 15 लाख रुपए दिए हैं, इसने क्या किया, 10 लाख रुपए इसको दिया। गिविंग ऑफ टेनेंसी राइट ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, गिविंग ऑफ टेनेंसी राइट ऑलवेज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी आएगा, यहां भी जीएसटी आएगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सर अगर मंथली रेंट दिया जाएगा तो मंथली रेंट पे भी जीएसटी लगेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई एग्जम्पशन नहीं है, मंथली रेंट पे जीएसटी लगेगा, कोई एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को 100% पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी बताइए मुझे। टेनेंसी राइट का पॉइंट क्लियर है कि सर अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट इज ऑलवेज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर फर्दर ट्रांसफर भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन सर यहां जीएसटी नहीं लगता है, मंथली रेंट पे भी नहीं लगता, यहां जीएसटी लगेगा, ठीक है सर। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर है तो सर सारा पॉइंट पे जीएसटी लगेगा, कोई एग्जम्पशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट इज ऑलवेज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो एग्जम्प्ट होगा। सरेंडरिंग बाय द आउटगोइंग टेनेंट, सरेंडर करें या किसी और को बेचे, हमेशा टैक्सेबल है, जीएसटी लगेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट और प्रोसेस, अगर मैं ट्रीटमेंट और प्रोसेस करता हूं आपके गुड्स के ऊपर, समझ लीजिए आपने मुझे कुछ गुड्स दिए और उनके ऊपर मैं ट्रीटमेंट और प्रोसेस करता हूं, तो कोई भी ट्रीटमेंट और प्रोसेस आपके गुड्स के ऊपर अगर मैं करके दे रहा हूं हमेशा वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। याद रखिएगा किसी और के गुड्स के ऊपर ट्रीटमेंट और प्रोसेस करना हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। यहां दो सर्कुलर है, रीथ्रेडिंग ऑफ टायर एंड बस बॉडी बिल्डिंग। समझ लीजिए
आपने मुझे एक टायर दिया और बोला सर टायर पे रीथ्रेडिंग कर दीजिए, नया उसके ऊपर स्किन लगा के दीजिए, नया रबर लगा के दीजिए, टायर को नया जैसा बना के दीजिए। आपका टायर मैंने रीथ्रेडिंग किया। रीथ्रेडिंग इज ए ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस एंड इट विल बी ए सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ लीजिए बस था, आपने बस का मुझे चैसिस दे दिया और बस का बॉडी बिल्ड करने बोल दिया, मैंने फैब्रिकेशन करके दिया आपको बस का फैब्रिकेशन करके देना आपकी गुड्स के ऊपर मैंने ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस किया है, इट्स ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है सर। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आता है। पैराग्राफ नंबर 4 क्या बोलता है? पैराग्राफ नंबर 4 बोलता है परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट अगर आप परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज करो। पहला बात याद रखिएगा, पहले इसको एक्टिविटी सप्लाई में आना पड़ेगा। शेड्यूल 2 में एक एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस तभी देखोगे जब वो सेक्शन नंबर 7(1)(a) बी और सी में सप्लाई है। ठीक है सर, डन है। अब सुनिए, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट अगर परमानेंट ट्रांसफर है और डिस्पोजल है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। सर अगर टेम्परेली, समझ लीजिए मेरे बिजनेस का जो कार था, मैंने अपने डायरेक्टर को 10 दिन के लिए उसकी समझ लीजिए उसके घर में कोई फंक्शन था और उसने मुझसे 10 दिन के लिए मांगा और बोला 50,000 रुपए दे दूंगा। तो सर जब मैंने अपने डायरेक्टर को दिया कार तो सर वो सप्लाई में तो आ गया। अब वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है? नॉन बिजनेस यूज के लिए अगर आपने बिजनेस एसेट को यूज किया है तो वो हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। उसके अलावा अगर मैं बिजनेस क्लोज कर रहा हूं, समझ लीजिए मैंने बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स खरीदे, सारा आईटीसी वगैरह ले रखा है, अब बिजनेस क्लोज करके अपना एसेट्स वगैरह घर लेके जा रहा हूं, तो गवर्नमेंट बोलता है नालायक, जो एसेट्स वगैरह घर लेके जा रहा है उसको हम सप्लाई मान लेंगे, इट्स डीम्ड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और आपको जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे 2 एक्सेप्शन गवर्नमेंट ने कर्व आउट किया। गवर्नमेंट ने बोला आप बिजनेस क्लोज कर रहे हो, लेकिन अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर किया है गोइंग कंसर्न टू द फ्रंट पार्टी, समझ लीजिए मैंने कुछ खरीदे, आईटीसी ले लिया, अब मैंने क्या किया, बिजनेस गोइंग कंसर्न की तरह अपने फ्रेंड को दे दिया, तो सर गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बोला जब आपने उसको गोइंग कंसर्न की तरह ट्रांसफर किया है वो सामने वाले पार्टी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपल्सरी नहीं, सेक्शन नंबर 23 में बोला गया है ट्रांसफरी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और अब उससे गवर्नमेंट बोलता है तू जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दे। तो जब मैं इसे बिजनेस एसेट्स ट्रांसफर करूंगा, ए मैं बिजनेस क्लोज कर रहा हूं, बी को अगर मैं अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूं एज गोइंग कंसर्न, तो सर उसको कोई सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोला जाएगा, कोई जीएसटी नहीं आएगा। या फिर मैंने अगर बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जो एक टैक्सेबल पर्सन है, जो रजिस्ट्रेशन लेगा, जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा, तो जब मैं बिजनेस अपने रिप्रेजेंटेटिव को देता हूं या गोइंग कंसर्न की तरह ट्रांसफर करता हूं, इवन दो एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 आता है सप्लाई ऑफ सर्विस। गवर्नमेंट ने बोला ये जो एक्टिविटीज हैं इनको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा, इन एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। कौन सी एक्टिविटी? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हो, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग तो ऊपर ही कवर हो गया है। अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी समझ लीजिए सर कुछ भी अटैच टू द अर्थ है, समझ लीजिए एक टेलीकम्युनिकेशन टावर है अटैच टू द अर्थ है, रिलायंस ने क्या किया, एयरटेल को रेंट आउट कर दिया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई ऑफ सर्विस। हमेशा याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग, याद रखिएगा दो चीजें होती हैं, एक होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एक होता है फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। इन दोनों में विचएवर इज अर्लियर देखिएगा। अब अर्लियर अगर ये है, समझ लीजिए मैंने आपको कुछ पैसे दिए और मैंने बोला एक बिल्डिंग बना के दे दीजिए, तो सर याद रखिएगा अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले मैंने आपको 1 रुपया भी दे दिया तो सर इसे कंस्ट्रक्शन बोला जाएगा। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इज ऑलवेज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद आता है टेम्परेरी ट्रांसफर और यूज ऑफ आईपीआर। अगर मैं किसी को टेम्परेरी अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह ट्रांसफर करता हूं, हमेशा याद रखिएगा वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसके बाद डेवलपमेंट अपग्रेडेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। समझ लीजिए मैं आपके लिए एक आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूं, तो डेवलपमेंट ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ लीजिए मैं आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके देता हूं तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। डेवलपमेंट करना या अपग्रेडेशन करना हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। सुन लीजिए, अब पैराग्राफ नंबर 5 में ई पॉइंट जो है वहां एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट नहीं आया, एक सर्कुलर आया है जो क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है। सुनिए, क्लैरिफिकेटरी इन नेचर एक सर्कुलर आया है रिफ्रेन, टॉलरेट और टू डू एंड एक्ट के ऊपर। सुन लीजिए सर ये जो सर्कुलर है ये क्या बोलता है, बेटा चैप्टर खत्म होगा उसी के बाद क्लास एंड होगा, मजे से सुनना है, सुनते रहिए। सब मेरे साथ हैं? यस सर। सुनिए अब क्या हुआ था, अब सुनिए क्या बोल रहा था ये सर्कुलर, क्या बोला सर्कुलर बोला रिफ्रेन, टॉलरेट और टू डू एन एक्ट। जब आप लॉ में पढ़ते हो, लॉ क्या एक्चुअली लाइन लिखता है, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन। क्या बोलता है?
अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू। अब जब आप पूरा पढ़ोगे, तो सर पूरा लॉ क्या बोलता है, पैराग्राफ नंबर 5 पॉइंट क्या बोलता है, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन, टॉलरेट और टू डू एन एक्ट। अगर आप अग्री करते हो टू रिफ्रेन मतलब कुछ नहीं करने के लिए। समझ लीजिए मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया, आपने बोला आपके इंस्टीट्यूट के सामने ही अब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूंगा, तो मैंने क्या बोला, कोचिंग इंस्टीट्यूट मत खोलना, तू मत खोल, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट किया तेरे साथ। तो सर पहले हमने एक अग्रीमेंट किया, मैंने आपके साथ एक अग्रीमेंट किया, यस सर, और उसके बाद आपने मुझे कंसिडरेशन दिया। तो हमेशा याद रखिएगा रिफ्रेन करना। समझ लीजिए मैंने आपके साथ एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट किया और आपको बोला कि आप मेरे सामने इंस्टीट्यूट मत खोलिएगा, ठीक है, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन। या फिर समझ लीजिए मेरे पड़ोसी, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, टॉलरेट कर रहे हैं मुझे, मैंने बोला ठीक है पुलिस के पास मत जाना, हमने एक अग्रीमेंट किया और मैंने उनको 10,000 रुपए दिया पर मंथ। तो वो रिफ्रेन मतलब ऐसा मत कीजिएगा, रिफ्रेन और टॉलरेट और टू डू एन एक्ट। मैंने आपको बोला कि मैं आपके लिए करूंगा और हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ और आपने बोला ठीक है सर हम आपको 10,000 रुपए देंगे, मैंने कहा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन, टॉलरेट और टू डू एन एक्ट, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन मतलब एक अग्रीमेंट होना जरूरी है और कंसिडरेशन होना जरूरी है, तभी आप जो ये एक्टिविटी होगा रिफ्रेन, टॉलरेट और टू डू एन एक्ट वाला एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ सर्विस आप बोल सकते हो। सर समझ में नहीं आया, फिर से बोल दीजिए। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं आपको ऐसे बोलता हूं, सुनिए। समझ लीजिए आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, आपने जब ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो गवर्नमेंट टॉलरेट कर रही है आपका एक्ट ऑफ नॉट फॉलोइंग द लॉ, जिसके कारण आपसे पैसे लिए गए। लेकिन आपके और गवर्नमेंट के बीच में कोई अग्रीमेंट थोड़ी था कि तू ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना और तेरे से मैं 500 रुपए लूंगा, कोई अग्रीमेंट थोड़ी हुआ। तो गवर्नमेंट यहां पे क्या हुआ, सर्कुलर एक आया जो बहुत क्लैरिफिकेटरी इन नेचर था कि सर ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस में आपने रिफ्रेन, टॉलरेट और टू डू एन एक्ट को कवर किया है, ये किन सिचुएशंस को कवर करेगा। एंड हेंस उस सर्कुलर के माध्यम से सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि सर अगर आप और सामने वाली पार्टी के बीच में अग्रीमेंट है एंड सेकेंडली कंसीडरेशन फ्लो हो रहा है, तो ही वो एक्टिविटी, क्योंकि कंसीडरेशन है तो वो एक्टिविटी सप्लाई में आएगा एंड इट हैज टू बी, देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट, तभी उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। आप सिग्नल तोड़ के जा रहे थे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आपके और गवर्नमेंट के बीच में कोई अग्रीमेंट थोड़ी था कि सिग्नल तोड़ोगे तो 10,000 रुपए दे देना, ऐसा एग्रीमेंट नहीं था। एंड सिंस ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था, वो एक्टिविटी टैक्सेबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो सप्लाई की एक्टिविटी, सप्लाई में हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको एक एक्टिविटी को सप्लाई में लाना है इधर, तो सर उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलने के लिए पहले एक एग्रीमेंट होना जरूरी है कि सर मैंने आपको बोला मेरे सामने इंस्टीट्यूट मत खोलना, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ और आपको मैंने 10 लाख रुपए दिए फॉर एन एग्जांपल, तो सर एग्रीमेंट था, कंसिडरेशन था, तो सर वो सप्लाई में आया और उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। अगर अग्रीमेंट नहीं है फिर भी मैंने आपको, समझ लीजिए मुझे पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि मैंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा और मैंने 1,000 रुपए दिया है, तो उधर अग्रीमेंट नहीं था। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो वो सप्लाई आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर जो आपने 500 रुपया दिया, गवर्नमेंट ने आपको सर्विस दिया था और उस पर जीएसटी आएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिएगा, अगर एक ट्रांजैक्शन में अग्रीमेंट है प्लस, अगर एक ट्रांजैक्शन में एग्रीमेंट है प्लस उसमें कंसीडरेशन फ्लो हो रहा है, तो ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा और उस पे जीएसटी आएगा। दोनों में से अगर कुछ भी मिसिंग है तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज मतलब मैंने अगर आपको कोई भी आइटम राइट टू यूज, मतलब मैंने आपको, समझ लीजिए मेरा फोन यूज करने के लिए दिया है और 500 रुपए महीने का ले रहा हूं, तो मैं जो आपको राइट टू यूज दे रहा हूं, राइट टू यूज इज ऑलवेज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 आता है, आर वी ऑल 100% क्लियर टिल हियर। चले आगे एवरीवन, पीपल क्विकली एक हेड्स अप दीजिए, मेरे को बच्चों से हेड्सअप नहीं आ रहा है। आर वी ऑल 100% क्लियर? चलें आगे। हाँ सर, यहां तक पॉइंट क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया है, फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई शैल ऑलवेज बी सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या क्या कंपोजिट सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विस बोला गया है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, हमेशा याद रखिएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू
इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, हमेशा याद रखिएगा रेस्टोरेंट एंड केटरिंग में चाहे फूड भी इन्वॉल्व है, गुड्स तो इन्वॉल्व है ही, फिर भी उसे हम हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोलेंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई ऑफ सर्विस है, एंड रेस्टोरेंट एंड केटरिंग इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सर सेक्शन नंबर 7.1 हो गया। सेक्शन नंबर 7.1 ए बी एंड सी, अगर आप उस एक्टिविटी में फॉल हो रहे हो तो सर आपकी एक्टिविटी सप्लाई है। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 7.1 ए में अगर आप आ रहे हो, सेक्शन नंबर 7.1 ए बी और सी में आ रहे हो तो आपकी एक्टिविटी सप्लाई है। अब उस एक्टिविटी को देखना पड़ेगा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो आपने शेड्यूल 2 देख लिया। अब गवर्नमेंट बोलता है आपकी एक्टिविटी सप्लाई में फॉल हो रही है, फिर भी अगर हम चाहे तो उस एक्टिविटी को हम नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बोल सकते हैं। एंड गवर्नमेंट ने कुछ एक्टिविटीज इधर नोटिफाई कर रखी हैं। इन एक्टिविटीज को सर कैसे याद रखेंगे, चलिए मैं आपको बोल देता हूं एक्टिविटीज को याद कैसे रखना है। आ जाइए इधर। सर कैसे याद रहेगा, ये रहा सर, आपको याद रखना है बेंच फ्लैग। बेंच फ्लैग शेड्यूल 3 वाली एक्टिविटीज को हम बेंच फ्लैग बोलते हैं। शेड्यूल 3 वाली एक्टिविटीज में आता है बी फॉर बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। बी फॉर बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। एवरीवन, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर क्या होता है? आपने इंडिया के बाहर से गुड्स मंगाए, गुड्स को ट्रांसफर कर दिया कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में। तो सर बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर हमेशा याद रखिएगा, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में आपने जब गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, अगर आपने बिना गुड्स को क्लियर कराए किसी फ्रेंड को बेच दिया समझ लीजिए, तो इट्स ए बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। और सर जीएसटी में इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन कस्टम्स एक्ट में सर जो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है बेसिकली उस पर जीएसटी कलेक्ट किया जाता है अंडर कस्टम्स एक्ट। ठीक है सर, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। ई फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय सर्विसेज। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, सर एम्प्लॉय मुझे सर्विसेज देता है और उसके बदले में मैं मुझे सैलरी देता हूं, परक्विजिट देता हूं। हमेशा याद रखिएगा एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर को सर्विस देगा, एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर को सर्विस देगा तो सर दैट इज ऑल्सो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। इस पे भी एक छोटा सा सर्कुलर आया है, कुछ नहीं, सर्कुलर बोलता है समझ लीजिए एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया और एम्प्लॉयर ने परक्विजिट दिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन, कार दिया यूज करने के लिए। ये जो परक्विजिट्स दिए गए हैं ये बिकॉज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है अगर, तो क्या जीएसटी आएगा? बाबा सिंपल सा बात है, अगर एम्प्लॉय कोई सर्विसेज एम्प्लॉयर को देता है और एम्प्लॉयर रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्विजिट्स वगैरह देता है तो इट्स बिकॉज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। तो सर इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर मेरे और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट था एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम पेइंग परक्विजिट्स, तो सर इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ये एक छोटा सा सर्कुलर आया था जो मैंने यहां पे क्लैरिफाई कर दिया। उसके अलावा सर ई हो गया एन फॉर एंटिटी टू एंटिटी। हमेशा याद रखिएगा व्हाट इज एंटिटी टू एंटिटी। मैंने क्या किया, चाइना से गुड्स डायरेक्टली यूएस डिलीवर करा दिए, तो चाइना से गुड्स जब डायरेक्टली यूएस चले गए तो वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मैंने गुड्स पहुंचा दिए। मैं जब इनवॉइस दूंगा यूएस के बंदे को उसमें मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा बिकॉज इट इज वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, गुड्स हैव गॉन। इंडिया में गुड्स एंटर ही नहीं किए तो मैंने जब इनवॉइस दिया तो उसमें मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा। उसके बाद आता है सी फॉर कोर्ट और ट्रिब्यूनल का सर्विस। हमेशा याद रखिएगा कोर्ट और ट्रिब्यूनल का सर्विसेज हमेशा जीएसटी से बाहर है। यहां एक सर्कुलर है जो सीडीआरसी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की बात करता है। सर ये सीडीआरसी क्या होता है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। सीडीआरसी क्या होता है? अरे कंज्यूमर कोर्ट बेटा। तो सर उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया, सीडीआरसी भी ट्रिब्यूनल है और उनकी सर्विसेज पे भी गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी नहीं आएगा। सिंपल सा बात है, सीडीआरसी भी ट्रिब्यूनल होते हैं, सीडीआरसी आर लाइक ट्रिब्यूनल और उनकी सर्विसेज पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद एच फॉर हाई सी सेल। मेरा गुड्स मैंने यूएस से मंगाया, मैंने क्या किया, मैंने गुड्स समझ लीजिए यूएस से मंगाया है। यूएस से क्या किया, बंदे ने गुड्स डाल दिए शिप में और गुड्स या तो मेरे पोर्ट पे पहुंच गए हैं या यहां पे इन द सी हैं। और मैंने क्या किया गुड्स को एक फ्रेंडी को भेज दिया। तो गवर्नमेंट हमेशा यहां क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है सुनिए, मैंने क्या किया, गुड्स अपने फ्रेंड को भेज दिया। तो सर गुड्स सी में थे या गुड्स मैंने अभी तक कस्टम से क्लियर नहीं कराए हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट ने सिंपल क्लैरिफिकेशन दिया है, जब आपने गुड्स भेज दिए तो इसे हम हाई सी सेल बोलेंगे एंड हाई सी सेल इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद एफ फॉर फ्यूनरल बरियल की सर्विसेज। फ्यूनरल बरियल की सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज। गवर्नमेंट बोल रहा है सर जिसका डेथ हो चुका है पीसफुली जाने दीजिए, जीएसटी चार्ज मत कीजिए। फ्यूनरल बरियल मॉर्चुरी वगैरह की सर्विसेज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। लैंड सेल ऑफ लैंड नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड बिल्डिंग का सेल, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर के बाद अगर एंटायर कंसिडरेशन मिला है,
कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, जो भी अर्लियर है उसके बाद अगर एंटायर अमाउंट मिला है, इट इज सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग, कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विचएवर इज अर्लियर के पहले 1 रुपया भी मिल गया तो वो एंटायर कंसिडरेशन को सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हुए उस पर जीएसटी आएगा। फिर से बोल रहा हूं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विचएवर इज अर्लियर, 1 रुपया भी इसके पहले मिल गया तो कंस्ट्रक्शन सर्विस है, जीएसटी आएगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विचएवर इज अर्लियर, इसके बाद अगर एंटायर अमाउंट मिला है तो इट इज सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग, जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स होते हैं, लेकिन एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, हमेशा याद रखिएगा लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग को जीएसटी में रखा है, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। जी फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल, हमेशा याद रखिएगा जी फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब एमपीज, एमएलए, एमएलसीज एक्सेट्रा वगैरह जो होते हैं, एमपी, एमएलए, एमएलसीज वगैरह, ड्यूटीज परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद ड्यूटीज परफॉर्म बाय चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर, सीएमडी ऑफ ए बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, जहां वो एम्प्लॉय नहीं है। तो अगर एक चेयरपर्सन, मेंबर या डायरेक्टर है और वो गवर्नमेंट के कोई बॉडी में काम कर रहा है जहां वो एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय नहीं है वहां पे भी, तो भी चेयरपर्सन, मेंबर और डायरेक्टर ऑफ ए बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, उसकी जो सर्विसेज है दोज आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 7.2 मैंने आपको पढ़ा दिया। सेक्शन नंबर 7.2 बात करता है बेंच फ्लैग के बारे में। बेंच फ्लैग की एक्टिविटीज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। क्या सर? बेंच फ्लैग की एक्टिविटीज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। बेंच फ्लैग में क्या आता है सर? बी फॉर बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर, मेरे साथ जल्दी बोलिए, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। ई फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, सी फॉर कोर्ट और ट्रिब्यूनल का सर्विस, बी ई एन फॉर एंटिटी टू एंटिटी, सी फॉर कोर्ट और ट्रिब्यूनल का सर्विस, एच फॉर हाई सी सेल, एफ फॉर फ्यूनरल बरियल की सर्विसेज, एल फॉर लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग, सी फॉर A for actionable claim other than lottery, betting, gambling. G for government officials like MP, MLAs की service, constitutional post holder. Sir, duties performed by CMD of a body established by the government. Bench flag are neither supply of goods nor supply of service. Are we all 100% clear? चलें आगे। तो सेक्शन नंबर 7.2a हमने पढ़ लिया। सेक्शन नंबर 7.2a क्या बोला? शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज विल बी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है, जिसमें हमने बेंच फ्लैग पढ़ा। अब सुनिए, अब यहां पे एक छोटा सा सर्कुलर है, लैंड के ऊपर एक छोटा सा सर्कुलर आया है। सर ये क्या है सर्कुलर? सुनिए, समझ लीजिए मैं लैंड बेचता हूं, तो सेल ऑफ लैंड, अगर मैं खाली लैंड भी बेचता हूं, सेल ऑफ लैंड इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप लैंड बेचते हो, लैंड बेचना इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने क्या किया, मैं बिल्डर था, मैंने क्या किया, लैंड में रोड वगैरह बनाया और मैंने क्या किया, प्लॉट्स बेच दिए। प्लॉट्स को कैसे बेचा? सर लेबलिंग वगैरह करा के नीचे पाइपलाइन वगैरह बिछवा दिया, और सर वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन वगैरह बिछवा दिया, और उसके बाद मैंने लैंड को बेचा। तो याद रखिएगा, सेल ऑफ लैंड हो चाहे सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड जिसका आपने लेबलिंग वगैरह करा के बेचा है, क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट से यह आया है कि लैंड बेचो या लैंड को लेबलिंग वगैरह करा के बेचो, दोनों ही नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है। सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ लेबल्ड लैंड, मतलब आपने लैंड का लेबलिंग वगैरह करा दिया, मतलब लेबल वगैरह करा दिया, ड्रेनेज पाइपलाइन वगैरह करा दिया, उसके बाद बेचा है, तो भी ऑल्सो इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, सेक्शन नंबर 7.2b बोलता है, सेक्शन नंबर 7.2b बोलता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है और वो एज पब्लिक अथॉरिटी पब्लिक के लिए कोई एक्टिविटी करती है, अगर वो एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर पब्लिक के लिए कोई एक्टिविटी कर रही है और वो एक्टिविटी नोटिफाइड एक्टिविटी है, तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस में फॉलो हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अगर पब्लिक के लिए कोई एक्टिविटी करती है और वो एक्टिविटी नोटिफाइड है, तो सर इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। और एक्टिविटी जो नोटिफाई की गई है, सर कौन सी एक्टिविटी नोटिफाई की गई है? 243G की एक्टिविटी एंड 243W की एक्टिविटी। सर सुनिए, पंचायत अगर 243G की एक्टिविटी करती है और म्युनिसिपैलिटी अगर 243W की एक्टिविटी करती है फॉर द पब्लिक, तो गवर्नमेंट बोल रहा है इट इज ए नोटिफाइड एक्टिविटी, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो बाबा 243G एंड W के अंडर जब पंचायत और म्युनिसिपैलिटी
पब्लिक के लिए एक्टिविटीज करती है। बेसिकली पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का जो रेगुलर काम होता है, अगर वो कर रही है फॉर द पब्लिक, तो इट्स नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। स्टेट गवर्नमेंट जब अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस देती है तो सर ग्रांटिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट लाइसेंस फीस, एप्लीकेशन फीस भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। अब सुनिए, जब अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस दिया तो लोग बोले सर अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस देने पे जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब गवर्नमेंट अगर बिजनेस को समझ लीजिए कोई भी और लाइसेंसेस इश्यू करती है तो क्या उस पर भी बिजनेस को कोई जीएसटी अंडर आरसीएम पे करने की जरूरत नहीं है। क्लैरिफिकेशन आया कि सिर्फ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगर गवर्नमेंट देता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, और कोई लाइसेंसेस अगर गवर्नमेंट इशू करता है, प्रिविलेजेस, लाइसेंस, माइनिंग राइट्स अगेंस्ट कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फीस और रॉयल्टी, तो सर वो टैक्सेबल रहेगा और जीएसटी लगेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सुन लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 7.1 ए बी एंड सी। उसके बाद सेक्शन नंबर 7.1 ए शेड्यूल 2 के बारे में बोला। सर शेड्यूल 2 बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, एक एक्टिविटी को बताता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 7.2 ए पढ़ा, बेंच फ्लैग नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। 7.2 बी पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी का एक्टिविटी एज पब्लिक अथॉरिटी, अगर वो एक्टिविटी नोटिफाइड है तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। कौन सी एक्टिविटी नोटिफाइड है एवरीवन, जल्दी बोलिए। 243 जीएनडब्ल्यू की एक्टिविटी एंड सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर कोई और अदर लाइसेंसेस गवर्नमेंट ने दिए हैं तो उस पे तो जीएसटी नॉर्मली लगेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 7.3 टोटल बकवास, एक पावर है बस गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट चाहे तो कोई चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स बोल सकता है। अगर गवर्नमेंट ने सप्लाई ऑफ गुड्स बोल दिया एक एक्टिविटी को तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ने चाहे तो गवर्नमेंट कोई एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ सर्विस बोल सकती है, अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज को सप्लाई ऑफ सर्विस बोल दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स कभी नहीं होगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आ जाइए सेक्शन नंबर 8 में। पीपल सुनिए, सेक्शन नंबर 7 मैंने आपको पढ़ा दिया, सेक्शन नंबर 7.1, 7.1 ए, 7.2 एंड सेक्शन नंबर 7.3। अब सेक्शन नंबर 8 आता है जो बात करता है टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के बारे में। सर पहले एक बात बताइए, कॉम्पोजिट सप्लाई होता क्या है। बाबा आपको पहले ये याद होना चाहिए कि एक कॉम्पोजिट सप्लाई और एक मिक्स सप्लाई होता क्या है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो सर सेक्शन नंबर 230 एंड 2 क्लॉज 74 कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का डेफिनेशन देता है। सर कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, नेचुरली अगर बंडल्ड है, सप्लाई टुगेदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स, और अगर एक प्रिंसिपल सप्लाई है तो वो कंपोजिट सप्लाई है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने मोबाइल फोन खरीदा, मोबाइल फोन के साथ एक चार्जर आया, तो सर 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई। नेचुरली बंडल है, मोबाइल खरीदोगे तो चार्जर मिलेगा। सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मोस्ट ऑफ द सप्लायर्स सर मोबाइल फोन के साथ चार्जर देते हैं। एंड सर व्हाट इज प्रिंसिपल, मोबाइल खरीदा या चार्जर, मोबाइल, तो सर ये कंपोजिट सप्लाई हो गया। और सर सेक्शन नंबर 8A बोलता है अगर आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है तो सर हमेशा प्रिंसिपल सप्लाई की तरह ट्रीट करना और प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगा देना। उसके बाद आता है मिक्स सप्लाई। मुझे एक बात बताइए, मिक्स सप्लाई क्या होता है। मिक्स सप्लाई का डेफिनेशन बोलता है कि सर ये और ये क्या कोई बंडल है, बॉटल के साथ ग्लास बंडल करके आपने बेच दिया। सर मोबाइल फोन और कैलकुलेटर का बंडल बनाया और बेच दिया। गवर्नमेंट ने बोला 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, अगर आपने साथ में जोड़ के एक सिंगल प्राइस के लिए सप्लाई किया है और वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो सर वो मिक्स सप्लाई होगा। और मिक्स सप्लाई का टैक्सेबिलिटी सेक्शन नंबर 8B बोलता है कि सर मिक्स सप्लाई शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट सप्लाई व्हिच अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट। चलिए मेरे साथ बोलिए, सेक्शन नंबर 8A कंपोजिट सप्लाई के बारे में क्या बोलता है। कंपोजिट सप्लाई टैक्सेबल होगा प्रिंसिपल सप्लाई के रेट में, मिक्स सप्लाई टैक्सेबल होगा हाईएस्ट रेट में। दैट्स इट एवरीवन। चलिए आ जाइए, सेक्शन नंबर 8 खत्म। अब आ जाइए सर्कुलर्स, फटाफट बोल देता हूं, छोटे छोटे सर्कुलर्स है। क्या आप सब मेरे साथ हैं, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, क्या आप मेरे साथ हैं। चलिए अब फटाफट सर्कुलर्स को कवर कर लेते हैं। सर्विसिंग ऑफ कार, मैंने क्या किया, मैंने अपनी कार सर्विसिंग में दी और उस बंदे ने बोला सर 5,000 रुपए लूंगा। सर क्या बोल रहा है, मैंने अपनी कार सर्विसिंग के लिए दी और सर उन्होंने बोला कि सर कार के लिए सर्विसिंग का 5,000 रुपए लगेगा और उस पर जो सर्विसिंग का जीएसटी रेट है वो लगेगा। अब समझ लीजिए अगर कोई पार्ट्स लगाना सर तो पार्ट्स का अलग से रेट लगेगा। तो सर अगर मैंने कार सर्विसिंग में दिया है, सर्विस के लिए वो अलग से चार्ज करता है अमाउंट,
पार्ट्स के लिए अलग से चार्ज करता है। तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई नहीं है, सर्विस पे सर्विस का रेट लगा दे बाबा, और गुड्स के ऊपर जो पार्ट्स है पार्ट्स के ऊपर पार्ट्स का रेट लगा दीजिए। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सर्विसिंग ऑफ कार इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लेबर, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगर सेपरेटली दिखाया इनवॉइस में तो लायबल टू जीएसटी एट द रेट एज एप्लीकेबल टू गुड्स एंड सर्विस सेपरेटली। उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रिंटर को फोन किया, मैंने बोला मैं बुक का कंटेंट भेज रहा हूं, बुक का कंटेंट भेज रहा हूं, पेपर इंक वगैरह तू लगा ले और बुक प्रिंट करके दे दे। उसने मुझे प्रिंटिंग की सर्विस भी दी, उसने मुझे पेपर इंक वगैरह भी दिया। याद रखना यहां प्रिंटिंग प्रिंसिपल है, प्रिंटिंग के दौरान उसने जो पेपर इंक वगैरह सप्लाई किया वो एंसिलरी है, और ये क्योंकि उसने मुझे प्राइमरीली प्रिंटिंग सर्विस दिया है, इट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। डन सर, पॉइंट क्लियर है। इन केस ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट जहां कंटेंट दिया जा रहा है एक पर्सन के द्वारा जिसका आईपीआर है, और वाइल फिजिकल इनपुट इंक्लूडिंग पेपर बिलोंग्स टू द प्रिंटर, यहां प्रिंसिपली ये प्रिंटिंग सर्विस है एंड इट विल बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने एक बंदे को बोला मुझे 1000 कार्टन बॉक्स चाहिए या 1000 एनवलप चाहिए, भेज देना। वो भेजने से पहले मैंने उसे बोला मेरा लोगो प्रिंट करके दे देना यार। तो सर जब उसने मुझे एनवलप या कार्टन सप्लाई किया तो प्रिंसिपली उसने मुझे गुड दिया है, लोगो प्रिंटिंग एंसिलरी था, एंड हेंस इन दैट सिनेरियो सप्लाइंग ऑफ प्रिंटेड एनवलप, लेटर का टिश्यू विथ लोगो डिजाइन ऑफ द रिसिपिएंट, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। मैंने समझ लीजिए बुक प्रिंट कराया, यहां पे उसने मुझे प्रिंसिपली प्रिंटिंग सर्विस दिया था एंड हेंस ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन सर अगर मैंने किसी को सामान सप्लाई करने बोला है और बोला मेरा लोगो वगैरह साथ में प्रिंट करके दे देना, तब वहां प्रिंटिंग एंसिलरी है और मेनली इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड हेंस इट इज द होल कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी क्लासिफाइड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। चलिए प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट समझा देता हूं, सुन लीजिए। सर ये प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सुनिए। समझ लीजिए ये है नालायक। कौन नालायक सर, यहां पे नालायक तो दिख रहा है दीप। समझ लीजिए ये दीप है। दीप छोड़े काम करते हैं, रिलायंस पकड़ लेते हैं। रिलायंस नालायक नहीं बाबा, रिलायंस, ठीक है। रिलायंस ने क्या किया, गवर्नमेंट के पास गए और गवर्नमेंट को बोला कि हमें राइट दीजिए कि हम समुंदर में जाएं और तेल निकाल सकें, ठीक है, समुंदर से हम तेल निकाल सकें। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इनको राइट दे देती है कि ये समुंदर में जाए और ऑयल एक्सप्लोर करे। तो सर गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको राइट दे दिया। अब ये क्या करेंगे, समुंदर में जाएंगे, ऑयल एक्सप्लोर करेंगे। समझ लीजिए रिलायंस ने क्या किया, 1000 करोड़ का ऑयल निकला, पेट्रोलियम निकला 1000 करोड़ का। अब जैसे ही प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, जब आपको तेल मिल जाए तो आप एक काम कीजिएगा, जो आपका खर्चा हुआ इन द ऑयल एक्सप्लोरेशन वो आप काट के जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो गवर्नमेंट और हम और आप शेयर कर लेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट और आप शेयर करोगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको राइट दिया टू गो एंड एक्सप्लोर ऑयल। समुंदर में आप गए, बाबा ये पेड़ नहीं है ये समुंदर है, समुंदर में आपने एक पाइपलाइन डाला और समुंदर से निकला तेल। अब जब तेल निकल गया, समझ लीजिए 1000 करोड़ का आपने तेल निकाला, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, जो भी आपका खर्चा लगा हुआ है उतने खर्चे का आप पेट्रोलियम रख लीजिए, बेच लीजिए और अपना कॉस्ट रिकवर कर लीजिए। तो सर रिमेनिंग कितना करोड़ का पेट्रोल बचा, 800 करोड़ का पेट्रोल बचा। ये गवर्नमेंट बोलता है ये हमारा और आपका प्रॉफिट रहेगा, इस प्रॉफिट को हम और आप शेयर करेंगे। तो रिलायंस क्या करेगा, गवर्नमेंट के साथ ये जो प्रॉफिट है इसको शेयर करेगा। तो बेसिकली रिलायंस गवर्नमेंट को 400 करोड़ रुपए देगा। अब सुनिए, ये जो रिलायंस 200 करोड़ का प्रॉफिट पेट्रोलियम अपने पास रखता है, 200 करोड़ का पेट्रोलियम क्यों रखता है रिलायंस, क्योंकि रिलायंस का कॉस्ट लगा हुआ है, कॉस्ट को रिकवर करने के लिए 200 करोड़ का पेट्रोलियम रखता है, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम, ठीक है सर। और रिमेनिंग जो पेट्रोलियम है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम, जिसको बेच के बेसिकली प्रॉफिट कमाया जाएगा। अब प्रॉफिट पेट्रोलियम का एक शेयर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलता है, एक शेयर आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, समझ ले 50%, 60%, जो आपके और गवर्नमेंट के बीच में अग्रीड अपॉन है। अब यहां पे कंफ्यूजन ये आया, क्या रिलायंस गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहा है जिसके लिए गवर्नमेंट उन्हें बोल रहा है कि आप 200 करोड़ का पेट्रोलियम रख लीजिए? क्या रिलायंस गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है जिसके लिए गवर्नमेंट ने बोला चल तू 200 करोड़ का पेट्रोल रख ले? तो इधर क्लैरिफिकेशन ये आया कि रिलायंस कोई गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दे रहा है। यहां गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन ये दिया कि गवर्नमेंट ने दिया है राइट रिलायंस को टू एक्सप्लोर मिनरल ऑयल, और उसके बदले रिलायंस क्या कर रहा है, प्रॉफिट पेट्रोलियम गवर्नमेंट को दे रहा है। तो गवर्नमेंट जो राइट टू एक्सप्लोर मिनरल ऑयल रिलायंस को देता है, और रिलायंस क्या कर रहा है, इन रिटर्न
प्रॉफिट पेट्रोलियम का एक शेयर, प्रॉफिट पेट्रोलियम का एक शेयर गवर्नमेंट को दे रहा है, इट इज नथिंग अदर देन गवर्नमेंट हैज गिवन ए सप्लाई ऑफ सर्विस, और जिसके बदले गिविंग ऑफ राइट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, जिसके बदले गवर्नमेंट को प्रॉफिट पेट्रोलियम दिया जा रहा है। गवर्नमेंट रिलायंस को सर्विस दे रही है, रिलायंस कोई गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दे रही है जिसके लिए गवर्नमेंट ने बोला 200 करोड़ का पेट्रोल रख ले, नहीं बाबा, यहां गवर्नमेंट रिलायंस को सर्विस दे रही है जिसके बदले रिलायंस ने 400 करोड़ का प्रॉफिट पेट्रोलियम गवर्नमेंट को दिया है। अब सुनिए, जब गवर्नमेंट आपको कोई भी राइट देती है ना, और उसके बदले आप गवर्नमेंट को कोई भी पेमेंट करते हो ना, तो उसके लिए आपको जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ता है। तो 400 करोड़ का जो प्रॉफिट गवर्नमेंट को दिया गया है उसका आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। तो रिलायंस गई गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने बोला चल ठीक है, छोड़ देते हैं, हमने तेरे को राइट दिया, हमने तेरे को राइट दिया, तूने हमें प्रॉफिट पेट्रोलियम दिया, ये प्रॉफिट पेट्रोलियम के ऊपर जीएसटी को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया, जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आर वी ऑल 100% क्लियर विद द प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट? यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स द लाइसेंस टू एक्सप्लोर और माइन पेट्रोलियम क्रूड नेचुरल गैस फॉर ए कंसीडरेशन विच इज प्रॉफिट पेट्रोलियम। गवर्नमेंट आपको राइट देती है और रिटर्न में आप प्रॉफिट पेट्रोलियम देते हो, ठीक है सर, विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। प्रॉफिट पेट्रोलियम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी है। कॉस्ट पेट्रोलियम जो रिलायंस बेसिकली रख लेता है 200 करोड़ का पेट्रोलियम, वो इट इज नॉट ए कंसीडरेशन रिसीव्ड by the contractor for service provided to the government, hence it is not taxable। ये कोई कंसीडरेशन नहीं है और इस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। हमेशा याद रखिएगा, ये कोई कंसीडरेशन नहीं है और इस पे कोई जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सर्विसेज ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ द डोनर। सुनिए, समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। गगन है यहाँ पे, गगन ने क्या किया, गगन अपनी गर्लफ्रेंड की मेमोरी में, समझ लीजिए टेंपल में गया, गगन की गर्लफ्रेंड, सर गगन की गर्लफ्रेंड का नाम ले लेते हैं लीना, ठीक है। अगर गगन क्या किया, गगन टेंपल के पास गया और टेंपल में 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया इन द मेमोरी ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, ठीक है। लीना के याद में उसने 10 लाख रुपए टेंपल ट्रस्ट को दे दिए। अब टेंपल ट्रस्ट ने क्या किया, वाह भाई बहुत भला आदमी है, चल एक नेम प्लेट लगा देते हैं। तो टेंपल ने क्या किया, नेम प्लेट लगा दिया टेंपल में। अब सुनिए, इन द मेमोरी गिवन बाय गगन इन द मेमोरी ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, ठीक है, मतलब डोनेटेड बाय गगन इन द मेमोरी ऑफ गर्लफ्रेंड 10 लाख रुपीज, ऐसे टेंपल में एक नेम प्लेट लगा दिया गया। क्या टेंपल ने उसे कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया है? सर यहां कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, प्योरली फिलांथ्रोपिक नेचर था ये, यहां पे कोई टेंपल ट्रस्ट ने इसे सर्विस नहीं दिया है। लेकिन समझ लीजिए, गगन ने 10 लाख रुपए दिए टेंपल को और बोले लिख देना गिवन बाय गगन एंड को, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंगलोर, और अपना एड्रेस भी लिखवा दिया। तो सर यहां पे टेंपल ट्रस्ट ने आपको एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया है, जिसके बदले आपने पैसा दिया है, नाम चाहे डोनेशन हो, लेकिन देयर इज ए क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, एंड हेंस आपको दिया गया सर्विस और उस पे जीएसटी आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने डोनेशन दिया और मैंने आपको कोई सर्विस नहीं दिया है, क्विड प्रो क्यो नहीं है, तो सप्लाई नहीं होगा, कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया, टेंपल ने एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया, जिसके बदले आपने 10 लाख रुपए दिया, तो सर टेंपल ट्रस्ट जो अमाउंट चार्ज करेगा उस पर जीएसटी आएगा। उसके बाद गुड सर्विसेज सर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट और एज गिफ्ट। हमेशा याद रखिएगा, एवरीवन सुन लीजिए, गुड सर्विसेज और बोथ सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट और एज गिफ्ट। क्या बोल रहा है ये सर? समझ लीजिए, मैंने क्या किया, मैं एक मेडिसिन कंपनी हूं, मैंने थर्मोमीटर्स खरीदे, थर्मोमीटर पे आईटीसी लिया और मैंने क्या किया, थर्मोमीटर्स फ्री में दे दिया। तो सर क्योंकि आईटीसी लिया था, इट्स ए परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, जिसमें आपने आईटीसी लिया था। सर इस पे अगर आपने आईटीसी लिया था, ये 7(1) में सप्लाई है, तो आईटीसी कायम रहेगा, आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन सर समझ लीजिए, मैंने पाउडर खरीदा, मेडिसिन इंडस्ट्री, मेडिसिन बनाया, मेडिसिन फ्री में दे दिया, मेडिसिन फ्री में दे दिया, ये तो 7(1) में सप्लाई नहीं हुआ। अगर सप्लाई नहीं है तो आईटीसी भी ब्लॉक हो जाएगा। याद रखिएगा, 7(1) में अगर सप्लाई है तो आईटीसी मिलेगा, अगर सप्लाई नहीं है तो आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। यही बोला गया है यहां पे। उसके बाद बाय वन गेट वन, याद रखिएगा, समझ लीजिए मैं एक शॉपकीपर हूं, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं क्या करता हूं, इनपुट खरीदता हूं, इनपुट सर्विसेज खरीदता हूं, कैपिटल गुड्स खरीदता हूं, सोप बनाता हूं, एक सोप के साथ दूसरा सोप फ्री देता हूं। सुनिए, ऑफिसर बोला एक सोप जो बेचा तूने उसका आईटीसी दूंगा, जो सोप फ्री में दिया उसका आईटीसी नहीं दूंगा। गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया, ऑफिसर झांक पर्दे के पीछे और देख, यहां 2 सोप सप्लाइड एट द कॉस्ट ऑफ 1 है। इट कैन बी
इट इज टू बीइंग सप्लाइड एट वन। ये जो फ्री है ना, ये फ्री नहीं है, सामने वाले कस्टमर को बस बकरा बनाया जा रहा है, पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल रहेगा सप्लायर को। ये पॉइंट यहां पे क्लैरिफाई कर दिया गया। उसके बाद आता है कैश कॉल्स की बात। सर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ सर्विस जब अपने मेंबर को देते हैं तो हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। समझ लीजिए ये क्या बोल रहा है, समझ लीजिए चार लोग हैं, उन्होंने क्या किया, चार लोगों ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाया। समझ लीजिए ए है, बी है और सी है और डी है। यहां पे डी ऑपरेटिंग मेंबर है ज्वाइंट वेंचर का। ठीक है सर, ज्वाइंट वेंचर का ऑपरेटिंग मेंबर कौन है, जो ऑपरेट करेगा ज्वाइंट वेंचर को, वो डी है यहां पे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, डी ने सबको कॉल लगाया, चलो 1-1 लाख रुपए सब कंट्रीब्यूट करो, सबसे 1-1 लाख रुपए लिया गया। ठीक है सर, लेने के बाद क्या हुआ सर, लेने के बाद उन्होंने एक मशीन खरीदा, मशीन से क्या किया, ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी किया। तेल महंगा हो रहा है तो इन्होंने बोला हम तेल एक्सप्लोर करेंगे। ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी करने के बाद जो भी मुनाफा हुआ, मुनाफा क्या किया, अपने आप में बांट लिया। ठीक है सर, अब यहां पे याद रखिएगा जो ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, जो ये कैश कॉल है, बेसिकली जो ये पैसा मांगा गया सबसे लिया गया, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। और बेटा पार्टनर जब कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में तो उस पर कोई जीएसटी नहीं आता। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, तो सर अगर कैश कॉल्स आर रेज्ड बाय ऑपरेटिंग मेंबर तो सर कैश कॉल्स आर ट्रांजैक्शन इन मनी, इट इज नॉट ए सप्लाई और कभी उस पर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन समझ लीजिए मैं ऑपरेटिंग मेंबर हूं, मेरे पास एक मशीन है। ठीक है, अब मशीन से मैंने क्या किया, ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी किया और मैंने ए बी सी को बोला देखो मुनाफा चाहिए ना, तो सर मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं उसमें मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। तो सर सबने क्या किया, पैसे दिए। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सबको सर्विस दिया और उनसे पैसे लिए कि सर जब प्रॉफिट होगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। याद रखना अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, बट इफ कैश कॉल्स आर रिसीव्ड एज ए कंसीडरेशन फॉर सर्विस देन इट्स ए सप्लाई ऑफ सर्विस और उस पर जीएसटी आएगा आएगा आएगा। आई होप ये पॉइंट यहां पे क्लियर है। यहां मेरा कंप्लीट डिस्कशन विद द चैप्टर ऑफ सप्लाई कंप्लीट होता है। सुनिए, सप्लाई के चैप्टर में हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 7, हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 7.1 कैपिटल ए जो सप्लाई ऑफ गुड्स वर्सेस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात किया, सेक्शन नंबर 7.2 ए एंड बी जो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस की बात किया, सेक्शन नंबर 8 का पढ़ा हमने कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। उसके बाद मैंने जो सारे सर्कुलर थे वो कवर कर दिए। सुन लीजिए, 3 जगह जो छोटे छोटे सर्कुलर आए हैं वो क्या बोलते हैं, रिफ्रेन, टॉलरेट और टू डू एन एक्ट। अगर आपको इस एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है, सप्लाई में फॉल होना है, तो पहले एक अग्रीमेंट होना चाहिए टू रिफ्रेन, टॉलरेट और डू एन एक्ट, प्लस उस अग्रीमेंट के बदले कंसीडरेशन मिलना चाहिए। अगर आप हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट है और कंसीडरेशन मिला है तो ही वो सप्लाई है और सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। उसके बाद सर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जब सर्विस होती है, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट है हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में और उस कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के कारण कुछ भी पे किया गया है तो सर इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस और उस अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद सर सेल ऑफ लैंड हो, चाहे लैंड को आपने लेबलिंग वगैरह करा के पाइपलाइन वगैरह बिठवा के फिर बेचा हो तो भी ये सप्लाई ऑफ सेल ऑफ लैंड होगा। इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। अब सुनिए सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर इज सर ए ग्रेडेड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा ए ग्रेडेड पॉइंट है 7.1c एंड सेक्शन नंबर 7.2 और मेरे को लगता है सेक्शन नंबर 8 ए ग्रेडेड है। ठीक है सर, उसके अलावा सर अगर देखा जाए तो आप ये जो दो ए और बी पॉइंट है ये बी ग्रेडेड बोल सकते हो सर। उसके अलावा बेटा ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर इज ए ग्रेडेड। 6 से 8 मार्क एग्जाम में पूछेंगे, कुछ भी छोड़ के मत जाना, कुछ भी छोड़ के मत जाना, सारा आपको कवर करना है। राइट एवरीवन, यहां मैं अपना कंप्लीट डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर ऑफ सप्लाई क्लोज करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल।